हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में अपन सीए फाइनल ऑडिट के जितने भी प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स हैं उनको अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स छोटे छोटे मैंने आपके लिए इसमें कुछ फ्रेम करें और एक आध एग्जाम में आया था अपने, तो वो मैंने इसमें ले लिया है। वो अपन क्वेश्चन भी इसमें एग्जाम्पल की तरह से इसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जहाँ पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल कंसेप्ट आता है वो आता है हमारे ऐसे 320 मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग इन ऑडिट में, जो हमारा स्टैंडर्ड है। क्या है कंसेप्ट? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि परफॉर्मेंस मटीरियलिटी और प्लानिंग मटीरियलिटी क्या होती है। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या होती है? इट इज़ कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। यानी हमें ऑडिटर को जो आगे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं उसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को डिसाइड करते हैं कि मैं कितने प्रोसीजर परफॉर्म करूँगा, किस तरह से प्रोसीजर परफॉर्म करूँगा, किस एक्सटेंट तक करूँगा। उस एक्सटेंट को डिसाइड करने के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं? हमारी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। परफॉर्म कैसे करूँगा, नाम से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। दूसरा आता है हमारा प्लानिंग मटीरियलिटी। प्लानिंग मटीरियलिटी क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट विच ऑडिटर बिलीव वुड नॉट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर्स। वैसे तो लाइन से आपको समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब है, स्टिल मैं एक बार आपको बताता हूँ। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट विच ऑडिटर बिलीव वुड नॉट इन्फ्लुएंस, मतलब उस अमाउंट तक की मिस स्टेटमेंट जिससे जो यूज़र्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनके डिसीजन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी यूज़र्स को वो मिस स्टेटमेंट किस अमाउंट तक अफेक्ट नहीं करती, वो होती है हमारी प्लानिंग मटीरियलिटी। मेन चीज़ टू चेक वेदर आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट। आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट मतलब कि ऑडिटर कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा है, उसको कोई मिस स्टेटमेंट मिली, इज मटीरियल और नॉट। आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट मटीरियल है या नहीं है, उसके लिए हमें किन दो चीज़ों को कंपेयर करना है? हमें कंपेयर करना है द सेम विद प्लानिंग मटीरियलिटी। क्या सेम? मतलब आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट। यानी एक आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट मटीरियल है या नहीं, उसके लिए अपन आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट को प्लानिंग मटीरियलिटी के साथ कंपेयर करेंगे, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी के साथ नहीं, ठीक है। यानी हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हमें एग्जाम में बोला गया कि परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी निकालो, प्लानिंग मटीरियलिटी भी निकालो, दोनों हमारे पास हैं। अब आइडेंटिफाइड को मैं किससे कंपेयर करूं, ये चेक करने के लिए कि आइडेंटिफाइड वाली मिस स्टेटमेंट मटीरियल है या नहीं, मैं प्लानिंग मटीरियलिटी के साथ उसको कंपेयर करूंगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारी प्लानिंग मटीरियलिटी है ₹4 लाख की। आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट है हमारा केस 1 में ₹3 लाख, केस 2 में 5 लाख। 3 लाख कैसे? 3 लाख इज लेस देन 4 लाख। क्या ये मटीरियल है? नहीं, मटीरियल नहीं है। हमने किसको किससे कंपेयर करा? हमने आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट को प्लानिंग मटीरियलिटी के साथ कंपेयर करा। यानी ये क्या है, कंक्लूजन क्या निकला इसका? ये हमारी नॉट मटीरियल बिकॉज ₹3 लाख इज लेस देन ₹4 लाख। सेकेंड केस में ₹5 लाख है, 4 लाख से ज़्यादा है। क्या ये मटीरियल है? हाँ, क्योंकि मटीरियल बिकॉज 5 लाख इज मोर देन 4 लाख। छोटा सा कंसेप्ट था हमारे ऐसे 320 मटीरियलिटी का, वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया छोटे से एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट हमारा ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग। ऑडिट सैम्पलिंग में क्या करते हैं अपन? सैंपल सिलेक्ट करते हैं अपन। इसमें बहुत सारे मेथड्स पढ़ते हैं कि अपन किस तरह से सैंपल सिलेक्शन कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं सैंपल की हेल्प से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने का। इसमें अपन अलग अलग तरीके की मिस स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जैसे प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट, एनोमलस मिस स्टेटमेंट, नॉन एनोमलस मिस स्टेटमेंट। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। इट इज़ द ऑडिटर बेस्ट एस्टिमेट ऑफ मिस स्टेटमेंट इन द पॉपुलेशन इन्वॉल्विंग प्रोजेक्शन of identified misstatement in a sample to the entire population from which samples are drawn। यानी एक सैंपल में ऑडिटर क्या करता है? प्रोजेक्ट करता है, यानी एक प्रिडिक्शन लगाता है कि इस सैंपल में इतनी मिस स्टेटमेंट हो सकती है जब मैं इसको चेक करूंगा। इट इज़ द ऑडिटर बेस्ट एस्टिमेट। एस्टिमेट मतलब प्रिडिक्शन, वो एस्टिमेट करता है, वो एक आइडिया लगाता है, वो एक अंदाज़ा लगाता है। कौन? ऑडिटर। किस चीज़ का? कि इस जो सैंपल्स को, जिन सैंपल्स को मैं ऑडिट कर रहा हूँ, जिन सैंपल्स में मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूँ, जो मैंने पूरे पॉपुलेशन में से जो सैंपल मैंने सिलेक्ट करे, उन सैंपल्स में से कितनी मिस स्टेटमेंट मेरी निकल के आ सकती है, उसका बेस्ट स्टेटमेंट कौन कंसीडर करता है? बेस्ट स्टेटमेंट ऑडिटर। इट इज़ द ऑडिटर बेस्ट स्टेटमेंट ऑफ मिस स्टेटमेंट इन द पॉपुलेशन इन्वॉल्विंग प्रोजेक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट। कितनी मिस स्टेटमेंट मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ उस सैंपल में से जो मैंने उस पॉपुलेशन से सिलेक्ट करा ऑडिट करने के लिए, ठीक है। ऐसे 530 में अपन यही करते हैं, नाम भी यही है ऑडिट सैम्पलिंग। यानी पूरे पॉपुलेशन में से हम कुछ सैंपल सिलेक्ट करते हैं और उन सैंपल्स को अपन चेक करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट? नॉन एनोमलस मिस स्टेटमेंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ सैंपल चेक्ड मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ 100% पॉपुलेशन। अब ये नॉन एनोमलस मिस स्टेटमेंट क्या होती है? नॉन एनोमलस मिस स्टेटमेंट का मतलब कॉमन एरर्स दैट रिप्रेजेंट सिस्टमेटिक एरर्स इन द पॉपुलेशन। कॉमन एरर्स मतलब कि ये पूरी पॉपुलेशन में स्प्रेड हुए हुए एरर्स हैं, ठीक है। ये रेकरिंग एरर्स हैं, ये रिपीटेड एरर्स हैं। एनोमलस मिस स्टेटमेंट क्या होती है? आइसोलेटेड नॉन रेकरिंग एरर्स दैट डू नॉट रिप्रेजेंट ओवरऑल पॉपुलेशन। ये बहुत कम होते हैं एरर्स, एक आध बार हुए हुए एरर्स हैं,
अलग से कोई एरर्स हैं, नॉन रिकरिंग है, बार बार नहीं होते या पूरे पॉपुलेशन में स्प्रेड आउट नहीं है, वो क्या होते हैं एनोमलस। नॉन एनोमलस मतलब कॉमन है, पूरे पॉपुलेशन में स्प्रेड आउट है। तो प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट अपन कैलकुलेशन के पर्पस के लिए नॉन एनोमलस मिसस्टेटमेंट को कंसीडर करेंगे, एनोमलस को नहीं, और दोनों को भी नहीं, सिर्फ नॉन एनोमलस को मिसस्टेटमेंट को अपन कैसे करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अपन आगे अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसका। डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ सैंपल चेक्ड मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ 100% पॉपुलेशन। ये 100% पॉपुलेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है अपने को यहाँ पे। बेसिकली क्या है, हमारा यूनिटरी मेथड ये जो अपन ने स्कूल में पढ़ा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट आती है हमारी एरर रेट। एरर रेट क्या होता है, प्रपोर्शन ऑफ एरर फाउंड आउट ऑफ टोटल सैंपल चेक्ड। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉन एनोमलस मिसस्टेटमेंट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ सैंपल चेक, यही वाला ऊपर वाली चीज़ जो अपन ने पढ़ी, बस यहाँ पे अपन ने वैल्यू ऑफ 100% पॉपुलेशन से और मल्टीप्लाई कर दिया प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट निकालने के लिए। बेसिकली इसका क्या मतलब है कि इस सैंपल में से अगर मेरे को इतनी मिली मिसस्टेटमेंट तो पूरे 100% पॉपुलेशन से कितनी मिलती, अगर सैंपल से मेरे को इतनी मिली तो पूरे 100% पॉपुलेशन से कितनी मिली, ये बेसिकली अपन इस फॉर्मूला में कैलकुलेट कर रहे हैं। एरर रेट का क्या मतलब हुआ कि नॉन एनो, अब यहाँ पे सिर्फ नॉन एनोमलस क्यों कर रहे हैं अपन कंसीडर, क्योंकि ये कॉमन एरर्स हैं, ये होते हुए आ रहे हुए एरर्स हैं, रिपीटेड एरर्स हैं। ये वाले तो एक आध बार होते हैं, तो इनको कंसीडर करके मैं क्यों क्या करूँगा, इनको मैं क्यों कंसीडर करूँ, ये तो एक आध बार हुए, इस बार हुए, अगली बार नहीं होंगे, ये तो कभी कभी होते हैं, नॉन रेकरिंग है। हाँ ये कॉमन है। तो जब अपन एक एरर रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, एक कांस्टेंट एरर रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें अपन सिर्फ नॉन एनोमलस मिसस्टेटमेंट को कैसे करेंगे, डिवाइड बाय टोटल वैल्यू ऑफ सैंपल सेट, वो ये वाला फिगर मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारी परसेंटेज में एक वैल्यू आ जाएगी। अपन अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसमें अपन सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। लास्ट पॉइंट हमारा टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, नाम से पता चल रहा है कितनी टॉलरेट हो सकती है। मैक्सिमम मॉनेटरी एरर ऑडिटर इज विलिंग, यानी टॉलरेटिंग, विलिंग टू एक्सेप्ट, विलिंग टू टॉलरेट, वाइल स्टिल कंक्लूडिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट मटीरियली मिसस्टेटेड। यानी मिसस्टेटमेंट तो है लेकिन फिर भी मैं मटीरियली मिसस्टेटेड नहीं मानूंगा इस तक की मिसस्टेटमेंट को, इस तक की मतलब टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट को। इट इज सेट बिलो द मटीरियलिटी लेवल टू रिड्यूस द रिस्क दैट अनकरेक्टेड या अनडिटेक्टेड एक्सीड्स एरर एक्सीड टोटल मटीरियलिटी। यानी बेसिकली किस तरह की मटीरियलिटी है, ये टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट है, यानी इस तक की अमाउंट की, यानी इस तक की मॉनेटरी अमाउंट की मिसस्टेटमेंट अगर मिलती है तो मैं टॉलरेट कर सकता हूँ। ये ऑडिटर डिसाइड करके रखता है कि ये वाला, जैसे फॉर एग्जांपल अमाउंट 50,000 इज द टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। चलो अब जो अपन ने ऊपर पढ़ा प्रोजेक्टेड वगैरह, एनोमलस वगैरह, इसका अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। टोटल इन्वेंट्री एज पर बुक्स कितनी है, ₹15 लाख। सैंपल चेक्ड बाय ऑडिटर, ऑडिटर ने क्या सैंपल चेक करा, 30 आइटम्स का सैंपल चेक करा, हैविंग वैल्यू ऑफ ₹3 लाख, यानी सैंपल की वैल्यू कितनी है ₹3 लाख, और सैंपल कितने सिलेक्ट करे ऑडिटर ने, 30 आइटम सिलेक्ट करी, ठीक है। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट डिसाइड कर लिया ऑडिटर ने 90,000 की। वाइल चेकिंग द सैंपल्स ऑडिटर फाउंड दैट 4 आइटम्स आर मिसस्टेटेड हैविंग वैल्यू ऑफ ₹18,000। अब इस 18,000 का बाइफर्केशन क्या है, मतलब टोटल जो मिसस्टेटमेंट मिली वो कितनी है, 18,000 की मिसस्टेटमेंट है जब ऑडिटर ने 30 आइटम्स को चेक करा, ठीक है। इसमें इस 18,000 में से ₹3,000 कैसी है, वन टाइम स्टॉक काउंटिंग एरर। ध्यान से, वन टाइम क्या लिखा हुआ है, नॉन रेकरिंग, वन टाइम कभी कभी होता है। कॉज्ड बाय एक्सीडेंटल डुप्लीकेशन ऑफ वन आइटम इन द स्टॉक रजिस्टर, ये क्या हो जाएगी हमारी एनोमलस मिसस्टेटमेंट हो जाएगी। ये चीज़ हमें एग्जाम में डिसाइड करनी होगी, ऑब्वियसली एग्जाम्पल है तो मैंने इसमें प्रेजेंट करने के लिए ईजी वे में टेबल में लिख दिया, बाकी एग्जाम में अपने को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, ये तो ना आपको समझ में आता है। क्या होती है हमारी एनोमलस मिसस्टेटमेंट, एनोमलस मिसस्टेटमेंट मतलब आइसोलेटेड नॉन रेकरिंग, क्या लिखा है यहाँ पे, वन टाइम, वन टाइम का मतलब जो रेकर नहीं होता, वन टाइम नॉन रेकरिंग कभी कभी होता है, ठीक है, या फिर सिर्फ इस बार ही हुआ, वैसे नहीं होता है, ठीक है। तो ये 3,000 क्या हो जाएगी हमारी एनोमलस मिसस्टेटमेंट। रिमेनिंग कितनी बची, 18,000 में से 3,000 का 15,000 की क्या है, वैल्यूएशन डिफरेंस ड्यू टू इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट फॉर्मुलाज अक्रॉस वेरियस आइटम्स इंडिकेटिंग अ रिपीटेटिव इशू, रिपीटेटिव यानी क्या है नॉन एनोमलस, ठीक है। चलो अपन फिगर्स कैलकुलेट कर लेते हैं जो अपन ने ऊपर पढ़े। एरर रेट क्या पढ़ा था अपन ने, नॉन एनोमलस बाय टोटल वैल्यू, नॉन एनोमलस कितनी है 15,000 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ सैंपल कितने का चेक करा था अपन ने, 3 लाख का, ये 3 लाख का सैंपल चेक करा था, मल्टीप्लाई बाय 100, हमारी एरर रेट 5% आ गई। प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगी, नॉन एनोमलस डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ सैंपल चेक इनटू वैल्यू ऑफ 100% पॉपुलेशन। नॉन एनोमलस कितनी है 15,000, सैंपल की वैल्यू कितनी है 3 लाख, टोटल कितनी थी 15 लाख, ये रहा टोटल वैल्यू, टोटल पॉपुलेशन की कितनी थी, इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं अपन इस एग्जाम्पल में, टोटल इन्वेंट्री हमारी 15 लाख की थी, मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास 75,000 की प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट आ गई। टोटल मिसस्टेटमेंट कितनी हो जाएगी 75,000 प्लस 3,000, यानी हमारी बेसिकली हमारी नॉन एनोमलस प्लस एनोमलस वाली ऐड कर देंगे अपन, हमारी टोटल कितनी आ गई 78,000 की टोटल मिसस्टेटमेंट आ गई। अब ध्यान से, टोटल मिसस्टेटमेंट ऑफ 78,000 विल बी कंपेयर्ड विद द टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट
भाई जो अपने को टोटल मिसस्टेटमेंट मिली उसको मैं ये तो देखूँ कि क्या ये मेरे टॉलरेबल के अंडर आ रही है या टॉलरेबल से भी ज़्यादा जा रही है। अगर टॉलरेबल से ज़्यादा जा रही है तो फिर मैं कंक्लूड ही नहीं कर सकता कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है, फिर मेरे को मटेरियल मिसस्टेटमेंट कंक्लूड करनी पड़ेगी उसमें। यही तो अपन ने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मैक्सिमम मॉनेटरी एरर, मतलब इतने तक की मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, टॉलरेबल तक की हो अगर टोटल मिसस्टेटमेंट तो ठीक है। मेरी टोटल मिसस्टेटमेंट कितनी आई, 78,000 की मेरी टोटल मिसस्टेटमेंट आई, ठीक है। अब टोटल मिसस्टेटमेंट ऑफ रुपीज 75,000 विल बी कंपेयर्ड विद द टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट कितनी क्वेश्चन में अपने को दी हुई है 90,000 की, टू डिसाइड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। हेंस हियर सिंस टोटल मिसस्टेटमेंट इज लेस देन टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट नो मेजर एडिशनल टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड। हाँ, अगर ये मान लो कि 91,000 का इसमें टोटल आया था तो हाँ ये मिसस्टेटमेंट मटीरियल मिसस्टेटमेंट हो जाती है, अपने को आगे और फर्दर टेस्टिंग करनी पड़ती, लेकिन क्योंकि ये टॉलरेबल के अंडर ही आ रही है तो ये मटीरियली मिसस्टेटेड नहीं है। समझ में आ गया आपको बात, किस तरह से अपन कैलकुलेशन करते हैं इस कंसेप्ट में सारी। तो अपने को एग्जाम में बेसिकली एरर रेट, प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट, टोटल मिसस्टेटमेंट, ये सब कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है। नॉन एनोमलस और एनोमलस का डिफरेंस आपको बेसिकली इसमें समझ के चलना हो। ईजी है, ईजी है, कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है। अगर वन टाइम है तो वो एनोमलस होगी, रिपीटेटिव है पूरे में स्प्रेड है तो क्या हो जाएगी, नॉन एनोमलस मिसस्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला कंसेप्ट अपन पढ़ते हैं जिसमें अपन ऑडिट रिस्क कैलकुलेट करते हैं। ऑडिट रिस्क, इसमें अपन पढ़ेंगे ऑडिट रिस्क क्या होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये सारे बेसिकली उसके कंपोनेंट्स नहीं है। अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, नाम पढ़ने में टाइम क्या खराब करना। चलो सबसे पहला हमारा ऑडिट रिस्क, रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर मटीरियली मिसस्टेटेड। Objective of auditor is to reduce audit risk to an acceptable low level. It has two components. Audit risk क्या होता है, expressing an inappropriate audit opinion, यानी ये ऑडिटर के ऊपर रिस्क है, ये ऑडिट का रिस्क है कि मैं कहीं गलत ओपिनियन एक्सप्रेस ना कर दूं, मैं कहीं गलत ओपिनियन मेरी रिपोर्ट में ना दे दूं। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिड्यूस द ऑडिट रिस्क। मैं जितना अच्छे से चेकिंग कर पाऊँ उतने अच्छे चेकिंग करूँगा जिससे जो मैं रिपोर्ट इशू करूँगा यूजर्स को वो बहुत रिलायबल हो, जितना रिलायबल हो सकती है वो उतनी ज़्यादा रिलायबल हो, और मेरा बेस्ट जिसको अपन बोलते हैं कि रीजनेबल अश्योरेंस मैं उनको दूँ। रीजनेबल अश्योरेंस क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा रीजनेबल अश्योरेंस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो ऑडिटर दे नहीं सकता, लेकिन जितनी रीजनेबल मैं दे सकता हूँ उतनी रीजनेबल दूंगा। मैं क्या करूँगा, मेरा ऑडिट रिस्क रिड्यूस करूँगा। क्या होता है ऑडिट रिस्क के दो कंपोनेंट्स, एक होता है रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट जिसको अपन ROMM भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और दूसरा होता है डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है, एंटिसिपेटेड रिस्क दैट मटीरियल मिसस्टेटमेंट मे एग्जिस्ट बिफोर स्टार्ट ऑफ ऑडिट। ऑडिट स्टार्ट भी नहीं हुई उससे पहले कुछ मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही है, वो कौन सी होती है, हमारी रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ये क्या होती है, एंटिसिपेटेड रिस्क। इसके दो कंपोनेंट, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क नाम से पता चल रहा है उसके अंदर ही है, एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स की वजह से एक इनहेरेंट रिस्क है ही उस, मतलब इनबिल्ट रिस्क अपन इसको बोल सकते हैं, बाय डिफॉल्ट रिस्क। क्या होता है इनहेरेंट रिस्क, ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन टू अ मिस स्टेटमेंट, यानी एक असर्शन के ऊपर मिस स्टेटमेंट दैट कुड बी मटीरियल इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिस स्टेटमेंट अज्यूमिंग देयर आर नो रिलेटेड कंट्रोल्स। इट अराइज फ्रॉम एंटिटी ऑब्जेक्टिव्स नेचर ऑफ ऑपरेशन। बेसिकली एंटिटी के अंदर बाय डिफॉल्ट जो रिस्क होती है, क्या लिखा है, ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन टू अ मिस स्टेटमेंट। एक असर्शंस में अपन अलग अलग तरह के असर्शंस पढ़ते हैं। असर्शन में मिस स्टेटमेंट हो सकती है जो कि मटीरियल हो सकती है, या तो खुद में या फिर दूसरे मिस स्टेटमेंट के साथ मिलाकर के एग्रीगेटली वो मटीरियल हो सकती है। कब, व्हेन देयर आर नो रिलेटेड कंट्रोल। जब अपन ये अजम्पशन लगा के बैठते हैं, एक अजम्पशन अपन लेके चलते हैं कि वहाँ पर रिलेटेड कंट्रोल्स नहीं है अभी, उसमें बाय डिफॉल्ट कितनी रिस्क है, वो क्या होती है, इनहेरेंट रिस्क होती है। ये बेसिकली एंटिटी के, जैसे मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट होती है ये एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स, ऑपरेशंस, इंडस्ट्री जो होती है जिसमें एंटिटी ऑपरेट करती है, साइज वगैरह के साथ ये डिपेंड करता है। ये हो गया हमारा इनहेरेंट रिस्क। कंट्रोल रिस्क क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विल नॉट प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्यों एंटिटी इंप्लीमेंट करती है अपने सिस्टम में, जिससे वो जो रिस्क हैं उनको प्रिवेंट कर सके, डिटेक्ट कर सके, करेक्ट कर सके, क्या, इंटरनल कंट्रोल से। लेकिन कंट्रोल वो काम ही नहीं कर रहे हैं। रिस्क क्या, रिस्क है कि एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल विल नॉट प्रिवेंट, उनको करना चाहिए प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। ये क्या है, रिस्क है, कंट्रोल रिस्क। ऑन अ टाइमली बेसिस अ मिस स्टेटमेंट दैट कुड बी मटीरियल इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटली विद द अदर मिस स्टेटमेंट, सम कंट्रोल रिस्क विल ऑलवेज एग्जिस्ट बिकॉज इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। यानी हम ये मान के चलते हैं कि एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कंट्रोल रिस्क हमेशा रहेगा, हमेशा परफेक्ट नहीं होता। 100% जम्स कभी नहीं मरते, 99.99% ही जम्स मरते हैं हमेशा। तो कुछ ना कुछ कंट्रोल रिस्क हमेशा रहेगा उसमें, क्यों, बिकॉज द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कुछ ना कुछ कमी हमेशा रह जाती है, पूरा परफेक्ट नहीं होता एक सिस्टम, ये हमारी अजम्पशन रहती है। तो कंट्रोल रिस्क क्या हो गया, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स इसलिए इंप्लीमेंट करे जाते हैं जिससे वो इंटरनल कंट्रोल्स रिस्क को प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट कर पाए, लेकिन वो इंटरनल कंट्रोल्स ये काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए रिस्क है, ये हमारे लिए रिस्क है।
कि वो नहीं कर रहे हैं, डर की बात है कि हमने करे इम्प्लीमेंट लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, रिस्क को प्रिवेंट डिटेक्ट करे, ठीक है, हो गया हमारा कंट्रोल रिस्क हो गया। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को क्या बना मिला के क्या बनता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आगे फॉर्मूले से भी अपन इसको देख लेंगे। डिटेक्शन रिस्क क्या होता है, रिस्क दैट ऑडिटर विल नॉट डिटेक्ट। डिटेक्शन रिस्क मतलब नाम से पता चल रहा है कि ऑडिटर क्या करता है, डिटेक्ट करता है, देखता है, रिस्क ढूंढता है, लेकिन वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। रिस्क दैट ऑडिटर विल नॉट डिटेक्ट अ मिसस्टेटमेंट दैट एग्जिस्टेड एन असर्शन दैट कुड बी मटेरियल, वो इंडिविजुअली और एग्रीगेटेड अदर मिसस्टेटमेंट, इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यानी अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, डिटेक्शन रिस्क कम होगा। अगर डिटेक्शन रिस्क ज्यादा है तो रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट कम होगा। क्या होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। ऑडिट रिस्क कैसे कैलकुलेट होगा, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट कैसे कैलकुलेट होगा, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल। ये तो इस तरह से भी याद रख सकते हो कि रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, दोनों कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करें। बेसिकली क्या है, आगे अपन एग्जाम्पल से समझेंगे, परसेंटेज बेसिस पे अपने को क्वेश्चन में दिया जा सकता है, अपन को इस तरह से इसकी कैलकुलेशन करनी रहेगी। ठीक है, तो अपन ने सारे के सारे रिस्क ऊपर समझ लिए कि क्या होता है, और कैलकुलेशन ही मैंने आपको यहाँ पे बता दी 2 लाइन में, मतलब बेसिकली न्यूमेरिकल पार्ट ही है। ऑडिट रिस्क क्या होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क, और रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट का फॉर्मूला इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों उसके कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। चलो अपन इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है एग्जाम्पल में, कंप्यूट द ओवरऑल ऑडिट रिस्क। अपने को ओवरऑल ऑडिट रिस्क की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, इफ लुकिंग टू द नेचर ऑफ बिजनेस, ध्यान से या क्या लिखा हुआ है देखो, नेचर ऑफ बिजनेस, यहाँ से क्या याद आना चाहिए, इन एंड रिस्क, देर आर चांसेस ऑफ 40% बिल्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड वुड बी डिफॉल्केटेड इंक्वायरिंग ऑन द सेम मैटर, मैनेजमेंट हैज अश्योर्ड दैट इंटरनल कंट्रोल कैन प्रिवेंट सच डिफॉल्केशन टू 75%। ठीक है, सबसे पहले हमें बात समझ में आई कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ ऑपरेशंस, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ ऑपरेशंस क्या रिस्क है 40%, यानी मेरे को समझ में आया कि इनहेरेंट रिस्क मेरा 40% है। ठीक है, मैंने लिख दिया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट ने क्या बताया, मैनेजमेंट हैज अश्योर्ड दैट इंटरनल कंट्रोल कैन प्रिवेंट सच डिफॉल्केशन टू, यानी इंटरनल कंट्रोल प्रिवेंट कर सकता है 75% तक। यानी इंटरनल कंट्रोल का रिस्क कितना हुआ, कंट्रोल रिस्क कितना हुआ, बचा हुआ भाई 75% तो प्रिवेंट कर रहा है, कितना प्रिवेंट नहीं कर पा रहा है वो, 100 माइनस 75 25%, ये हमारा कंट्रोल रिस्क हो गया। आगे पढ़ते हैं। At his part, the auditor assesses that the procedure he could apply in the remaining time to complete audit gives him satisfaction level of detection. कितना दे सकता है डिटेक्शन का सर्टिफिकेशन, 60%, यानी रिस्क कितना रह सकता है 100 माइनस 60, 40% का डिटेक्शन रिस्क। सिंपल सी बात। ठीक है, वही मैंने लिख दिया, डिटेक्शन रिस्क हमारा क्या हो गया 40%। रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, अब हमारे पास सारे फिगर्स आ गए, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे, इनहेरेंट रिस्क टू कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क हमारा 40%, कंट्रोल रिस्क हमारा 25%। अब ये मैथ्स है, अपन क्या कर रहे हैं 40 का 25% कर रहे हैं, ये 40% इंटू 25%, ये सिंपल बेसिक मैथ्स जो अपन पढ़ते हैं स्कूल में, ये वो वाली है। 40 का 25%, 40 का 25%, ठीक है, कितना हो गया 10 हो गया। 40 का 25% कितना होता है 10 होता है। ऑडिट रिस्क कैसे निकालते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट इंटू डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट अपन ने निकाला 10 का 40% कितना 4%। तो अपन ने सबसे पहले तीनों की तीनों टाइप्स ऑफ रिस्क पहचान लिए, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट कैलकुलेट कर लिया, और अपन ने फिर ऑडिट रिस्क कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा ऑडिट ऑफ बैंक्स। ऑडिट ऑफ बैंक्स में अपन एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ में अपने कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं, कुछ इंक्लूजन्स होते हैं और कुछ एग्जेम्पशंस होते हैं। ठीक है, एक एक करके एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं। अब बेसिकली इसको याद कैसे रखना है, तो इतने सारे आइटम हैं और सारे पढ़ने में तो ऐसे हैं कि भाई अजीब अजीब से आइटम्स हैं। अब इसको याद कैसे करें अपन, आपको इसमें याद नहीं करना है कुछ भी, आपको एग्जाम में ये लिस्ट कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको ये नहीं बोलेगा कि क्या एक्सक्लूड होता है क्या इंक्लूड होता है ये बताओ, आपको वो ये वाली लिस्ट एग्जाम में दे देगा। ठीक है, मतलब जो आपके पास पेपर आएगा एग्जाम में, एमसीक्यू या डिस्क्रिप्टिव किसी में भी, उसमें आपको इन आइटम्स में से कुछ आइटम्स लिखे हुए मिलेंगे। आपको ये वहाँ पर डिसाइड करना है कि क्या मैं इसको ऐड करूँ या लेस करूँ, क्या इंक्लूड है एक्सक्लूड है, ये कैसे होगा, याद करे बिना हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। आप इसको कम से कम 5-6 बार रीड करो बस। आप इन चीज़ को, ये जो आइटम्स हैं, ये जो लिस्ट है, इसको आप 5 से 6 बार रीड करो। एग्जाम के टाइम भी 5 से 6 बार एक बार इसको रीड कर लेना, जस्ट रीडिंग कर लेना, माइंड में अपने आप बैठ जाएगा। जैसे मैट वगैरह के प्रोविजन अपन नहीं पढ़ते हैं डायरेक्ट टेक्स्ट में अपने, मैट में कितने सारे वो अपन उसमें एडलेस करते हैं मैट के प्रोविजंस में, बस सेम वही है। रीडिंग करो, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको लगता है कि अगर आप याद कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी रीडिंग करो, एक बार राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, भले आपको देख देख के लिखना पड़े, देख देख के लिख लो। ठीक है, 4-5 बार, जब भी आप इस चीज़ को पढ़ रहे हो, जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, इस लिस्ट को आप कम से कम 3 से 4 बार या 4 से 5 बार, जितना आपका टाइम है उसके हिसाब से इसको जस्ट रीडिंग करो। जैसे यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करा, डिटेल्स पर कंप्यूटर में, ठीक है, सारे आइटम मैंने पढ़े, ठीक है, मैंने एक बार पढ़ लिया, नेक्स्ट वापस पढ़ लिया, नेक्स्ट वापस पढ़ लिया, इस तरह से बस। तो ये लिस्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगी। बेसिकली एग्जाम में इतना याद आना चाहिए कि ये वाला जो आइटम था वो मैंने एक्सक्लूजन में पढ़ा था, इंक्लूजन पढ़ा था, बस आपका काम हो जाएगा। चलो एक बार देख लेते हैं डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले DTL एज कंप्यूटेड बाय बैंक, ये तो बैंक ने DTL कंप्यूट करा। ठीक है,
अब अपन चेक करेंगे कि क्या ये एज पर द प्रोविजंस है या नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। अगर जैसे अब ये सारे आइटम्स एक्सक्लूड करने, यानी मान लो कि अगर इसमें इंक्लूडेड है ये सब, तो अपन क्या करेंगे, इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। जैसे अपन डीटी में नहीं करते, अपन पीजीबी में हटाते हैं अपन आइटम्स को, एडलेस करते हैं, बस वही है बेसिक बात। चलो क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड होंगी डिटेल में, यानी मान के चलो कि अगर ये इसमें इंक्लूडेड है तो अपन इसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। आप पहले ही नहीं करी एक्सक्लूड, पहले अगर ऐड नहीं करी तो ठीक है, अच्छा है, वैसे ही एक्सक्लूड होनी चाहिए, ऐड नहीं करी, ठीक है, कुछ मत करो। चलो क्या करते हैं, एक्सक्लूड अपन पेड, मैं भी इसमें एक बार रीडिंग ही करूँगा, ठीक है। चलो क्या करते हैं अपन, एक्सक्लूड पेड अप कैपिटल, रिजर्व्स, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, लोन टेकन फ्रॉम आरबीआई एंड रीफाइनेंस टेकन फ्रॉम एग्जिम बैंक, एनएचबी, नाबार्ड या फिर सिडबी, ये वाला आइटम अपन क्या कर देंगे, इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे अगर इंक्लूड करा हुआ है तो। क्या चीज़, पेड अप कैपिटल, रिजर्व्स, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस, लोन टेकन फ्रॉम आरबीआई, ये सारे आइटम आपको एग्जाम में लिखे हुए दिख जाएंगे। आपको दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई ये यहाँ पे लिखा हुआ है लोन टेकन फ्रॉम आरबीआई, अच्छा ये कहाँ पढ़ा था मैंने, ये मैंने एक्सक्लूजन में पढ़ा था यार। फिर अपन देखेंगे क्या इसमें इंक्लूड, अरे हाँ इंक्लूड कर रखा है, चलो एक्सक्लूड कर दो इस तरह से। एक सेकेंड, ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्या है हमारा एक्सक्लूजन, बिल डिस्काउंटेड बाय अ बैंक विद एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज अप्रूव्ड बाय आरबीआई, बिल डिस्काउंटेड बाय अ बैंक विद एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज अप्रूव्ड बाय आरबीआई। नेट इनकम टैक्स प्रोविजन, नेट इनकम टैक्स प्रोविजन, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ईसीजीसी, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डीआईसीजीसी, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ईसीजीसी, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डीआईसीजीसी, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज फॉर एडहॉक सेटलमेंट यानी वन टाइम सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स पेंडिंग जजमेंट ऑफ कोर्ट, अमाउंट्स रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज फॉर एडहॉक सेटलमेंट यानी वन टाइम सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स पेंडिंग अगेंस्ट जजमेंट ऑफ कोर्ट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कोर्ट रिसीवर, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कोर्ट रिसीवर। बस इसी तरह से आपको रीडिंग करनी जैसे मैं रीडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिपीटेड रीडिंग कर लेना, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको माइंड में बैठ जाएगा कि मैंने एक्सक्लूड ने पढ़ा था, इंक्लूड ने पढ़ा था। नेक्स्ट, अनरियलाइज, नेट अनरियलाइज गेन लॉस अराइजिंग फ्रॉम डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन अंडर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, नेट अनरियलाइज गेन लॉस अराइजिंग फ्रॉम डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन अंडर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, एक्सक्लूजन की लिस्ट पढ़ रहे हैं। एनुअल फीस एंड अदर चार्जेस रिसीव्ड इन एडवांस विच आर नॉट रिफंडेबल, अब मान लो एग्जाम में दिया हुआ है रिफंडेबल है, क्या एक्सक्लूड करूँ मैं, नहीं, नॉट रिफंडेबल वाले एक्सक्लूड करना है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मेन चीज़ नॉट रिफंडेबल वाले एक्सक्लूड करना। मान लो एग्जाम में लिखा हुआ है रिफंडेबल है अमाउंट, क्या एक्सक्लूड करोगे, नहीं एक्सक्लूड नहीं करना है, वहाँ पे नॉट रिफंडेबल वाला एक्सक्लूड करना है। लाइबिलिटीज अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिट अंडर बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, पार्ट अमाउंट ऑफ रिकवरीज फ्रॉम बोरोअर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, part amount of recoveries from borrowers in respect of bad and doubtful debts, amount received in Indian currency against import bills and held in sundry deposit pending receipt of final claims, amount received in Indian currency against import bills के against कुछ amount अपने को Indian currency में मिला and held in sundry deposit pending receipt of final claims, exclude कर दो। unadjusted deposit या balance lying in branches for agency business, एक्सक्लूड कर दो। मार्जिन हेल्ड एंड केप्ट इन सन्ड्री डिपॉजिट फ्रॉम फंडेड फैसिलिटीज, ये एग्जैक्ट अगर आपको आइटम दिखाई दे रहा है एग्जाम में तो ही एक्सक्लूड करना है। अगर इसमें कहीं भी कुछ हेर फेर हो जाए, जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्टेड या कुछ ही मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन फंडेड फैसिलिटीज, कुछ भी अलग से लिखा हुआ है तो उसको इंक्लूड ही रखना, उसको एक्सक्लूड मत करना। चलो और क्या है हमारे, अब हमारे इंक्लूजन्स यानी क्या लिखा हुआ है मैंने, देखो इग्नोर इफ ऑलरेडी इंक्लूडेड, भाई वैसे इंक्लूड होना चाहिए, अगर इंक्लूड कर रखा है तो उसको वापस से क्यों इंक्लूड करना है, एडबैक वापस से मत करना हो, डबल एडबैक हो जाएगा। क्या चीज़, नेट क्रेडिट बैलेंस इन ब्रांच एडजस्टमेंट अमाउंट जो कि आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 5 years, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड बाय बैंक इन इंडिया इंक्लूडिंग एडवर्स बैलेंस इन नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट, interest accrued on deposit calculated on each reporting fortnight whether or not such interest is accounted in the books, और कैश कोलेटरल्स, ये सारे हमारे क्या है, इंक्लूजन्स के आइटम है। लास्ट एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज, वही वापस से एक्सक्लूड करना है, एग्जेम्प्टेड का मतलब एक्सक्लूडेड, एग्जेम्प्टेड की कैटेगरीज अपने को 2-3 आइटम और दिए हुए थे अलग से, इसमें कहाँ दिए हैं, प्रोविजंस में, रूल्स में दे रखे हैं अलग से आइटम, ये एग्जेम्प्टेड के नाम से, एग्जामिशंस के नाम से। क्या है, मिनिमम एलिजिबल क्रेडिट एंड आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स एंड अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स एज पर आरबीआई, एडिशनल या इंक्रीमेंटल FCNR एंड NRE डिपॉजिट विद मैच्योरिटी ऑफ 3 years और मोर, यहाँ पे देखो 3 years की जगह कुछ और हो सकता है, आपको क्या करना है, उसको एग्जेम्प्ट नहीं करना है। एग्जेम्प्ट कौन सा होगा, सिर्फ 3 years और मोर, लोन ग्रांटेड अगेंस्ट FCNR एंड IEBFC डिपॉजिट, ये सारा क्या है हमारा एग्जाम में। अब बेसिकली आपको पढ़ते हुए ऐसा लग रहा होगा कि यार किस तरह का आइटम है, जब आप इसको बार बार पढ़ोगे या फिर जब आप इसको एक बार देख देख कर भी लिख लोगे
देख देख कर भी अगर आप इसको एक दो बार लिख लोगे तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे, या बार बार पढ़ोगे तो और कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। जब भी आप इस चीज़ को रिवाइज करो, जब भी आप बैंक ऑडिट को रिवाइज करो, तो आप इन आइटम्स को बस रिपीटेड एक बार रीड्स मार लेना 3-4 बार, आपके माइंड में बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम थोड़े फेमिलियर लगने लगेंगे। अब इसका एग्जाम्पल मैंने नहीं लिया इसमें, बेसिकली एग्जाम्पल लेके मैं क्या करता, ये सारे आइटम लिखता, इनके आगे कुछ फिगर्स लिखता और उनको एक्सक्लूड करता, क्या फ़ायदा होता उससे, ठीक है। तो वीडियो बेकार में लंबी होती। तो बेसिकली मैं यही करता, क्या करता, डिटेल कंप्यूटेड बैंक कुछ फिगर ले लेता, एक्सक्लूजन के कुछ फिगर ले लेता, इसमें इंक्लूजन कुछ फिगर लेता, फिर मैं आपको बताता कि ये इंक्लूड है। सो भाई लिस्ट में से देख कर ही तो करना है सब, तो मैं क्या अलग से उसमें डबल टाइम क्या लगाना। तो इस लिस्ट को आप एक बार पढ़ लेना आराम से, इस लिस्ट को आप गो थ्रू कर लेना, आपका आराम से इसका काम हो जाएगा, कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं ड्राइंग पावर का कंसेप्ट। ड्राइंग पावर का कंसेप्ट एक बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं ड्राइंग पावर। ड्राइंग पावर इज कैलकुलेटेड एज पर बैंक्स क्रेडिट पॉलिसी, सैंक्शन टर्म्स एंड अप्रूवल, ठीक है। बैंक की कुछ पॉलिसी होती है, उसके हिसाब से ड्राइंग पावर कैलकुलेट होती है। ड्राइंग पावर अलग अलग बेसिस पे कैलकुलेट होती है। एग्जाम्पल सन्ड्री डेट से, क्लोजिंग स्टॉक एंड सन्ड्री क्रेडिटर के बेस पे, बुक डेट्स के बेस पे। कैसे, स्टॉक, इफ स्टॉक इज अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट या गारंटी देन सेम वुड नॉट बी काउंटेड अगेन। अगर इस तरह से दिया, अगर अपने को एलसी या गारंटी के अंडर स्टॉक का कुछ अलग से फिगर दे रखा है वो क्वेश्चन में, तो उसको वापस से ऐड बैक मत करना, स्टॉक एक बार ही काउंट होगा, स्टॉक का अमाउंट लेस सन्ड्री क्रेडिटर। ये क्या आ गया हमारे पास, नेट स्टॉक आ गया, उसमें से अपन क्या लेस करते हैं, मार्जिन लेस करते हैं। तो हमारे पास ड्राइंग पावर ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक या स्टॉक एंड सन्ड्री क्रेडिटर, बेसिकली एक ही बात है। नेट स्टॉक कितना हुआ, नेट स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक हमारा, उसमें से अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स को कितना पे करना है। तो मेरा स्टॉक कितना हुआ, मेरा खुद का स्टॉक कितना है उसमें, अभी नेट स्टॉक मेरा इतना, उसमें से मार्जिन रिड्यूस करूँगा, मार्जिन का परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। हमारे पास क्या आ जाएगी, ड्राइंग पावर ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड सन्ड्री क्रेडिटर। हमारे पास एक ड्राइंग पावर आ गई, अपन ने एक बेसिस के ऊपर ड्राइंग पावर कैलकुलेट करी। बुक डेट्स के बेस पे ड्राइंग पावर कैलकुलेट कर लेंगे, एलिजिबल डेटर्स लेस बिल डिस्काउंटेड नेट डेटर्स आ गए, वही मार्जिन लेस कर देंगे, ड्राइंग पावर आ जाएगी अपने पास ऑन द बेस ऑफ बुक डेट्स। तो टोटल ड्राइंग पावर अपन ने कैलकुलेट कितनी करी, दिस प्लस दिस, सिंपल, ठीक है। लेकिन जो ड्राइंग पावर, फाइनल ड्राइंग पावर आती है वो कैसे आती है, लोअर ऑफ सैंक्शन लिमिट और टोटल ऑफ अबव कैलकुलेटेड ड्राइंग पावर। बिल्कुल मैंने कंसेप्ट वाइज आपको बेसिकली बहुत अच्छे से इसमें इजी वे में लिख करके दिया, जिससे आपको एग्जाम में आप ये पीडीएफ पढ़ोगे आपको सब कुछ आराम से समझ में आएगा, आपको वीडियो देखने की भी नीड नहीं है इसके लिए, ठीक है। आपको इस बात समझ में आ रही होगी, सेल्फ सफिशिएंट पीडीएफ है। तो सबसे पहले अपन ने ऊपर जितने भी बेसिस में अपने क्वेश्चन में ड्राइंग पावर निकालने को दिया हुआ है उस बेस पे ऐड कर दो, टोटल ड्राइंग पावर मैंने जो कैलकुलेट करी, और सैंक्शन लिमिट जो आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी उससे कंपेयर कर लो। लोअर क्या हो जाएगी, हमारी फाइनल ड्राइंग पावर हो जाएगी। मैंने एग्जाम्पल भी ले लिया इसका, आज एक बार एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक कितना है, रुपीज़ 1,50,000, सन्ड्री क्रेडिटर रुपीज़ 45,000, डेटर्स इंक्लूडिंग इन एलिजिबल डेटर्स कितने, 1,10,000, बिल डिस्काउंटेड 10,000, मार्जिन, स्टॉक का मार्जिन दे रखा है अपने को 25%, डेटर का मार्जिन दे रखा है 30%, सैंक्शन लिमिट है हमारी 80,000। यानी जब अपन दोनों मेथड, दोनों बेसिस पे जब ड्राइंग पावर निकाल देंगे उसका टोटल करेंगे तो अपन इसको 80,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो आ जाओ, स्टॉक के बेस पे ड्राइंग पावर, स्टॉक कितना है टोटल, रुपीज़ 1,50,000 लेस सन्ड्री क्रेडिटर रुपीज़ 45,000, नेट स्टॉक आ गया मेरे पास 1,05,000, मार्जिन रिड्यूस कर दूंगा 26,250, 25%, ड्राइंग पावर आ गई मेरी 78,750। डेटर्स के बेस पे ड्राइंग पावर निकाल दूंगा, टोटल कितने हैं 1,10,000। अपने को कौन से लेने होते हैं, सिर्फ एलिजिबल, इनएलिजिबल हटा दो, कितने हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ था ऊपर 30,000 के हटा दो, एलिजिबल आ गया हमारे पास 80,000 लेस बिल डिस्काउंटेड 10,000, नेट आ गए 30% का मार्जिन हटा दो 21,000, 30% किसका, नेट का, 7 3 से 21, ठीक है। ड्राइंग पावर कितनी आ गई 49। तो एक ड्राइंग पावर अपन ने बेसिस पे निकाली क्रेडिटर वाले पे 78,750, दूसरी अपन ने निकाली डेटर के बेस पे 49,000, दोनों को ऐड बैक कर दो, कितना आया 1,27,750। कंपेयर करेंगे सैंक्शन लिमिट से लोअर कितना है 80,000, तो हमारी ड्राइंग फाइनल ड्राइंग पावर कितनी आ गई रुपीज़ 80,000। समझ में आ गई होगी आपको बात, मैं उम्मीद करता हूँ। ड्राइंग पावर हाँ कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा इजी लगता है देखने से अभी, लेकिन जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आई थी कि किस तरह से मैं कैलकुलेट करूँ, क्योंकि अपने को ये नया क्वेश्चन था एक तरह से, ठीक है। एक और नया क्वेश्चन आया था एग्जाम में रेवेन्यू लीकेज का, वो भी अपन ने इसमें पीडीएफ में आगे डिस्कस कर रखा है। चलो अब बैंक ऑडिट के केस में अपन क्रार, Tier 1 कैपिटल एंड Tier 2 कैपिटल कैलकुलेशन देख लेते हैं। इसका देख लेते हैं अपन किस तरह से अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो और हमारी Tier 1 Tier 2 कैपिटल। बिल्कुल बेसिकली फॉर्मेट के हिसाब से मैंने आपको इसमें पूरा प्रेजेंट करके अच्छे से दिया, जिससे आपको सब कुछ समझ में आए अच्छे से, क्या ऐड क्या लेस, किस तरह से क्या कैलकुलेट होता है, आपको भी पीडीएफ पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमारा कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो, मिनिमम कितना मेंटेन करना होता है बैंक्स को, 9% का, ठीक है। यानी अपन चेक करेंगे कि क्या हमारी जो गिवन बैंक का जिसका अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या उनका मिनिमम 9% क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, अगर कर रहा है तो ठीक है, कंप्लायंस में 9% से भी नीचे है तो हाँ वो कंप्लायंस में नहीं है, वो मिनिमम क्राइटेरिया भी CRAR का, कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी का, बैंक का ये वाला रेशियो मेंटेन नहीं हो रहा है। कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, एलिजिबल टोटल कैपिटल फंड्स डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, ठीक है। चलो इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं टोटल कैपिटल आइटम्स कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे, Tier 1 कैपिटल प्लस Tier 2 कैपिटल, ठीक है।
अब साहब ये टीयर 1 टीयर 2 कैसे निकले? टीयर 1 कैपिटल में अपन ऐड करते हैं शेयर कैपिटल एंड डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स को। शेयर कैपिटल एंड डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स को जो अपन कैलकुलेट करते हैं वो हमारी आती है टीयर 1 कैपिटल। ये बैंक की हाईएस्ट कॉपीड कैपिटल होती है जो फुल्ली अवेलेबल होती है टू कवर लॉसेस, यानी एक तरह से लिक्विड कैपिटल होती है। यानी इससे एक कैपिटल की मदद से अपन लॉसेस को कवर कर सकते हैं। रेडी कैपिटल, लिक्विड एसेट, जिसको लिक्विड एसेट वाला कंसेप्ट होता है ना, सेम वही एसेट्स वाला कंसेप्ट है। इज द हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल बिकॉज इट इज फुल्ली अवेलेबल टू कवर लॉसेस। तो टीयर 1 कैपिटल में सबसे पहले अपन ने क्या समझा? मैंने ये समझा कि जो मैं कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो कैलकुलेट करता हूँ उसमें मेरे को टोटल एलिजिबल कैपिटल फंड्स चाहिए। वो कैसे आएंगे? टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 कैसे आएगा? शेयर कैपिटल प्लस डिस्क्लोज्ड रिजर्व। टीयर 2 कैसे आएगा? सर्टेन अदर रिजर्व्स एड सबऑर्डिनेटेड डेट्स। इससे हमारे पास क्या आ जाएगी? टीयर 2 कैपिटल आ जाएगी। हाँ, इसकी लॉस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी लेस होती है टीयर 1 कैपिटल, ये इतनी लिक्विड नहीं होती। लिक्विड में वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। लिक्विड मतलब रेडी बोलते हैं ना, लिक्विड एसेट है, बेचते ही पैसा मिल जाएगा, रेडी टू सेल एसेट है उस तरह से। तो इसकी लॉस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या है? कम है। ये वाली फुल्ली अवेलेबल होती है, ये इतनी अवेलेबल नहीं हो पाती। इसकी लॉस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी थोड़ी कम है। किसकी? टीयर 2 कैपिटल की। किसके कंपेरिजन में? टीयर 1 कैपिटल में। यानी टीयर 1 कैपिटल फुल्ली अवेलेबल रहती है टू कवर लॉसेस। अपन ने समझ लिया कि भाई साहब अपन टोटल कैपिटल फंड्स टीयर 1 टीयर 2 वगैरह किस तरह से इसमें कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारा बैंक ऑडिट का अपन पढ़ रहे हैं, आगे अपन एनबीएफसी का ही पढ़ेंगे, सेम चीज़ वही सीआरएआर टीयर 1 टीयर 2 वो सब। ठीक है, चलो अब इसका अपन छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। बैंक के एज द फॉलोइंग डिटेल अपने को शेयर कैपिटल दे रखी है 150 लाख की, डिस्क्लोज रिजर्व दे रखे हैं 40 लाख के, जनरल प्रोविजन अपने को दे रखा है 20 लाख का, सबऑर्डिनेटेड डेब्ट्स 40 लाख की, रिस्क वेटेड असेट्स 18,000 लाख के और ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स 3,000 लाख की। चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे टीयर 1 कैपिटल। शेयर कैपिटल 150 की है, डिस्क्लोज रिजर्व 40 के हैं, टीयर 1 आ गई हमारी 190। टीयर 2 सर्टेन अदर रिजर्व्स कितने के हैं? 20 के, ये रहे जनरल प्रोविजन अदर रिजर्व्स में आता है ये। सबऑर्डिनेटेड डेट्स कितनी है? 40 की। टीयर 2 कितनी आ गई? 60 आ गई। टोटल कैपिटल फंड निकाल दो टीयर 1 बस टीयर 2 कर दिया मैंने। मेरे पास एलिजिबल टोटल फंड्स कितने आ गए? 250 लाख के आ गए। फॉर्मेट ध्यान रहेगा, क्या चीज़ क्या ऐड होती है, फॉर्मूला आपको ध्यान रहेगा, आराम से कर लोगे। ठीक है, सीआरएआर कैलकुलेट कर लेते हैं। एलिजिबल टोटल कैपिटल फंड्स कितना है? 250। ठीक है, डिवाइड बाय रिस्क वेटेड असेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। दो फिगर अपने दे रखे थे। रिस्क वेटेड असेट्स 18,000 की, ऑफ बैलेंस शीट आइटम 3,000 के। 18 + 3 21,000 कर दिया मैंने। कितना आया मेरा सीआरएआर? 1.19 आया। मिनिमम कितना होता है? 9% होता है। क्या ये कंप्लायंस में? नहीं, कंप्लायंस में नहीं है। इट इज़ बिलो द मिनिमम लेवल। 9% होना चाहिए मिनिमम। अपना तो सिर्फ 1.19% है, मिनिमम नहीं है। ये कंप्लायंस में नहीं है, अपने को कंक्लूड करके आना है क्वेश्चन में अगर बोला है तो। ठीक है, चलो बैंक ऑडिट में हमारा एक और कंसेप्ट रेवेन्यू लीकेज। मैंने आपको बताया था रेवेन्यू लीकेज का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, उसके बेस पे क्वेश्चन है। रेवेन्यू लीकेज कंसेप्ट वाइज कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जब ये एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा गया था तो थोड़ा नया क्वेश्चन ये लगा था। चलो क्या होता है रेवेन्यू लीकेज? अनइंटेंडेड लॉस ऑफ राइटफुली अर्नड इनकम और फेलियर टू कैप्चर फीस और इंटरेस्ट। मतलब बेसिकली अपन रेवेन्यू लिखना भूल गए, तभी तो रेवेन्यू लीक हुआ। रेवेन्यू लीकेज क्या होती है? मैंने रेवेन्यू कम लिखा, मेरा हुआ रेवेन्यू, मुझे मिला, मेरा अर्न हुआ, लेकिन मैं लिखना भूल गया, या फिर मैं रिकॉग्नाइज करना भूल गया। ठीक है, इट रिड्यूसेस द बैंक प्रॉफिटेबिलिटी। जब रेवेन्यू मैं कम लिखूंगा तो मेरा रेवेन्यू कम आएगा बुक्स में, मेरी प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज माइनस टोटल रेवेन्यू एक्चुअली रिकॉग्नाइज, वो हमारा रेवेन्यू लीकेज आ गया। इतना रेवेन्यू मैंने टोटल इतना होना चाहिए, मान लो 3 लाख का, मैंने रिकॉग्नाइज कितना किया? सिर्फ 2 लाख, लीकेज कितनी हुई? 1 लाख। बेसिक सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं, आ जाओ। Messrs. SQC and Associates. Messrs. SQC and Associates are appointed as statutory auditors of Kochi branch of KLM Bank Limited for the financial year 2025-26. The bank branch has granted various types of advances to its customers, including export advances. The auditor wants to ensure that there is no revenue leakage in the branch, and the auditor has conducted a detailed verification of compliance with the bank's policies and guidelines. The following discrepancies are identified during the verification of revenue leakage. ठीक है, अपने को 4 केस दे रखे हैं, अपने को रेवेन्यू लीकेज निकालनी है। चलो ठीक है, एक एक केस देखते हैं, एक एक का रेवेन्यू लीकेज देखते हैं। पहला केस, QT Limited was sanctioned a term loan. QT Limited was sanctioned a term loan of rupees 5 crore at an interest rate of 9.5% per annum as per the sanction letter. ठीक है, however due to some technical problem, the bank's core banking system, जो बैंक का सिस्टम है, जो बैंक का कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, रिफ्लेक्ट्स द इंटरेस्ट रेट एट 8.5% पर एनम, यानी 9.5 की इंटरेस्ट अपने को रिकॉग्नाइज करना था, लेकिन बैंक का जो सिस्टम है वो सिर्फ 8.5 कर रहा है, यानी कम कर रहा है, रेवेन्यू कम आ रहा है बैंक को। क्या है रेवेन्यू लीकेज है? कितनी? रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज 9.5% के हिसाब से, एक्चुअली कितना हो रहा है? 8.5%। लीकेज कितना हो गया? 5 करोड़ का, इनका डिफरेंस 9.5% माइनस 8.5%, क्या आ गया हमारा? 5 लाख आ गया। सेकेंड केस,
द बैंक हैज सैंक्शनड अ वर्किंग कैपिटल लिमिट ऑफ ₹3 करोड़ टू एनके प्राइवेट लिमिटेड. द बैंक्स सर्कुलर मैंडेट्स अ प्रोसेसिंग फी ऑफ 1%. 1% की प्रोसेसिंग फी बैंक को लेनी है, बट ओनली 0.5% चार्ज. यानी नुकसान कितने का हुआ, रेवेन्यू लीकेज कितना हुआ, 0.5% का. 1 माइनस 0.5%, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज 1%. कितना एक्चुअली करा, 0.5%. लीकेज कितना हुआ, वही सेम जैसे ऊपर अपन ने कैलकुलेट करता. कितना है अमाउंट, 1,50,000. चलो थर्ड केस, द बैंक हैज सैंक्शनड अ कैश क्रेडिट लिमिट ऑफ ₹4 करोड़ टू DEF लिमिटेड विद अ कंडीशन दैट स्टॉक स्टेटमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड मंथली. DEF लिमिटेड हैज नॉट सबमिटेड स्टॉक स्टेटमेंट फॉर 3 months, ट्रिगरिंग अ पीनल इंटरेस्ट ऑफ 2% पर एनम एज पर द सैंक्शन टर्म्स. अब इसमें अपने कोई बताया नहीं गया कि क्या रिकॉग्नाइज करा है, क्या नहीं करा, कितना कम करा, लेकिन अपने को ऊपर क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी है. ये वाली क्या दे रखी है, डिस्क्रिपेंसी. ये डिस्क्रिपेंसी मतलब कमियां, यानी ये कमी है, ये एक कमी है, यानी 2% करना था नहीं करा, यानी ये 2% पूरा का पूरा क्या है, रेवेन्यू लीकेज. चलो देख लेते हैं. रेवेन्यू ऑफ 3 months एट ₹2% पर एनम वॉज नॉट चार्ज. तो अब देख लेते हैं कितना लीकेज हुआ. 4 करोड़ का 2%, 3/12 3 months का ही था पीरियड. ये 3% तो 3 × 3/12 कर देंगे. कितना आया, 2 लाख का इसमें रेवेन्यू लीकेज आया. फोर्थ केस, हाँ ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, इसको अपन समझेंगे. ये थोड़ा सा स्पेशल केस है. An exporter GHI Exports availed packing credit of ₹2 crore at 6% per annum for 3 months. An exporter GHI Exports availed पैकिंग क्रेडिट ऑफ 2 करोड़, यानी बेसिकली GHI एक्सपोर्ट ने 2 करोड़ का लोन लिया एट 6% पर एनम फॉर 3 months, बट रीपेमेंट हैज बीन डन विद 1 month डिले. यानी 4th month में उन्होंने रीपेमेंट कराया. मान लो 4 months की बात करा, यानी 1 month 3 months तो निकल चुके, 1 month और डिले हो गया. द ओवरड्यू इंटरेस्ट इज ₹12% एक्स पर द बैंक सर्कुलर. यानी 3 months तक तो आप नॉर्मल 6% चार्ज करेंगे, लेकिन अगर आप 3 months के बाद पे नहीं करते तो आपको 12% का ओवरड्यू इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ओवरड्यू मतलब ओवरड्यू हो गया, देना था, डेट निकल चुकी, 3 months हो चुके, ओवरड्यू हो गया, अब लोन अब पे करो. तो ओवरड्यू का पीरियड का क्या होगा, इंटरेस्ट 12% होगा. हाउएवर ओवरड्यू इंटरेस्ट रेट फॉर द डिलेड पीरियड वाज नॉट अप्लाइड इन CBS. अब इसमें अपन 2 असम्पशन लेकर के चल सकते हैं. क्या उनसे 2 असम्पशंस, मैंने आपके लिए टेबल बनाई है आसानी से समझने के लिए, और थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करा है सिचुएशन. थोड़ा सा स्पेशल केस है, बाकी 3 केस नॉर्मल थे. चलो कंडीशन ऑफ बैंक है. कंडीशन क्या कहता है, क्या कह रहा है, नॉर्मल इंटरेस्ट तो 6% की रेट से होगा. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नॉर्मल इंटरेस्ट तो 6% की रेट से होगा, ठीक है. विल बी चार्ज फॉर 3 months, ठीक है. एंड फॉर एवरी डिले आफ्टर 3 months हो गए, आफ्टर 3 month 12% रेट विल बी अप्लाई, ठीक है. हियर एज पर केस स्टडी ओवरड्यू इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज. देयर कैन बी 2 assumption. क्या हो सकते हैं 2 assumption. assumption number 1, 6% चार्ज फॉर 3 months. 6% तो मैंने नॉर्मली 3 months में जो 6% की रेट होती है उससे मैंने 6% से मैंने चार्ज करा, ठीक है. assumption सेकंड में ही मैंने 6% से 3 months तो चार्ज करा, ये तो नॉर्मल है, ये मैंने चार्ज करा, नॉर्मल रेट थी भाई. पहले 3 months की तो नॉर्मल रेट थी 6%, वो तो मैंने चार्ज करा ही करा, लेकिन प्लस 6% नॉर्मली चार्ज फॉर 4th month. उसमें बोला है कि CBS के अंदर आपने 12% की रेट अप्लाई ही नहीं करी, अपने को क्वेश्चन में दिया ये. यानी जो बैंक का जो सिस्टम है, बैंक का जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसमें 12% की रेट इनबिल्ड नहीं हुई, इंपोर्ट ही नहीं हुई, डली नहीं, किसी ने डाला ही नहीं, ठीक है. तो 12% की रेट से ओवर. लेकिन अपन इसमें 2 assumption लेके चल सकते हैं कि भाई साहब 4th month में भी नॉर्मली 6% ही ले लिया इंटरेस्ट, जैसे 3 months तक चला आ रहा है ना, 4th month में भी 6% नॉर्मल ले लिया, 12% नहीं लिया, 6% ले लिया, तो इसमें रेवेन्यू लीकेज कितना हुआ, बचा हुआ 6%. दूसरा assumption, 6% तो लिया 3 months का, लेकिन आगे 4th month में 12% पूरा का पूरा नहीं लिया, अप्लाई ही नहीं हुई रेट, कुछ इंटरेस्ट आया ही नहीं 4th month में. आपको समझ में आ गए 2 assumptions क्या हैं, ठीक है. मैं वापस एक बार यहाँ पे डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ. देखो ये यहाँ पे 3 months, ये यहाँ का 1 month, यहाँ पर तो 6% से चार्ज होनी है इंटरेस्ट रेट. अब इस मंथ की बात कर रहा है, इसमें 2 assumption हुए कि भाई CBS में अपने को क्वेश्चन में बोला कि CBS में 12% की ओवरड्यू इंटरेस्ट चार्ज रेट नहीं लगाई, अप्लाई नहीं करी, कंप्यूटर में नहीं डली ये वाली रेट, ठीक है, नहीं डली. तो मैं ये असम्पशन लेके चल रहा हूँ कि ये जो 1 month का है ना आगे, इसमें नॉर्मल 6% चार्ज हुआ है, इंटरेस्ट जैसे आता हुआ चल रहा है वही 6% होता रहा. दूसरा असम्पशन, भाई ये 6% भी नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, 12% पूरा का पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ पर तो 12% होना था, लेकिन सिर्फ 6% हुआ फर्स्ट केस, दूसरे में पूरा ही कुछ नहीं हुआ. ये 2 assumptions हैं. मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा. नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है. लीकेज कितना हुआ, 2 करोड़ का 6%. देखो 6% तो चार्ज कर चुका ना मैं, ये कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है. ये तो नॉर्मल है, ये तो हुआ ही हुआ, यहाँ पर हुआ लीकेज, इधर हुआ लीकेज, ये है लीकेज. तो यहाँ पर 6% चार्ज हुआ, बस लीकेज कितना हुआ, 12% होना चाहिए था, 6% हुआ, 6% का लीकेज. 12% होना चाहिए था, कुछ भी नहीं हुआ, फुल्ली नॉट चार्ज, कुछ भी नहीं हुआ, लीकेज कितना है 12%, कितना है 2 लाख.
तो फोर्थ केस में या तो लीकेज 1 लाख का होगा अजम्पशन 1 से, लीकेज या तो 2 लाख का होगा अजम्पशन 2 से। टोटल लीकेज निकाल लेते हैं। अगर अपन अजम्पशन 1 के हिसाब से चलें तो पहले के तो ये सेम रहेंगे जो अपन ने ऊपर निकाले। कौन से फिगर्स हैं ये वाले? टोटल लीकेज अपन निकाले हैं 5 लाख, 1 लाख 50, 2 लाख, ठीक है ले लो। सेकंड केस में भी ये तीन तो सेम रहेंगे, 5 लाख, 1 लाख 50, 2 लाख। हाँ, फोर्थ में अगर अपन अजम्पशन 1 से चलें तो 1 लाख का लीकेज है ये वाला। अजम्पशन 2 से चलें तो 2 लाख का लीकेज है ये वाला। टोटल लीकेज कितना गया? फर्स्ट केस में 9,50,000, सेकंड केस में 10,50,000। ये अपना क्वेश्चन था बेसिकली। तो अपना स्पेशल केस जो थोड़ा सा समझने वाला केस था वो केस 4 ही था। यहाँ पे जो 2 अजम्पशन थे वही 2 अजम्पशन यहाँ पे थोड़े से इंपॉर्टेंट थे इस क्वेश्चन को समझने के लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये अजम्पशन समझ में आए होंगे, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये अजम्पशन समझ में आए होंगे। चलिए अब अपन देखते हैं कि एनबीएफसी में अपने क्या कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। इसमें भी अपन वो टीयर 1 टीयर 2 वगैरह डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया ऑफ एनबीएफसी, क्या एक एंटिटी, क्या एक कंपनी एनबीएफसी है या नहीं, उसको चेक करने के लिए अपन 2 कंडीशंस चेक करते हैं। दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहला, फाइनेंशियल असेट्स शुड बी मोर देन 50% ऑफ टोटल असेट्स माइनस इंटेंजिबल असेट्स, यानी इसको अपन बेसिकली इसमें क्या बोलते हैं? नेट असेट्स बोलते हैं। तो जो हमारे पास टोटल असेट्स हैं, अगर अपने पास इंटेंजिबल असेट्स की भी कुछ वैल्यू दे रही तो उसको टोटल असेट्स में से माइनस कर दो, हमारे नेट असेट्स हो जाएंगे। उसका 50% करो और चेक करो कि क्या जो फाइनेंशियल असेट्स हैं वो क्या उसका मोर देन 50% है या नहीं। सेम वही। सेकंड क्या देखनी है? इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल असेट्स। बेसिकली फाइनेंशियल असेट्स का अपन क्राइटेरिया चेक करें। फाइनेंशियल असेट मोर देन 50% टोटल असेट्स, इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल असेट्स मोर देन 50% ऑफ टोटल इनकम। सिंपल सा एग्जांपल एक बार देख लेते हैं इसका। टोटल असेट्स मान के चलो 1842 हैं, इंटेंजिबल असेट्स उसमें से 30 करोड़ के हैं, यानी नेट कितने हो गए? 1842 माइनस 30 करोड़, 1842 माइनस 30 करोड़ की हमारी, यानी इसका क्या करना है अपने को? 50% करना है। फिर अपन चेक करेंगे जो टोटल फाइनेंशियल असेट्स हैं ये 1749, क्या इसका मोर देन 50% है या नहीं। और अपन वही सेम चीज़ यहाँ पे इनकम के साथ चेक करेंगे। ग्रॉस इनकम, इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल असेट्स, ग्रॉस इनकम 50% करेंगे, चेक करेंगे ज़्यादा है या नहीं। चलो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले अपन चेक करेंगे फाइनेंशियल परसेंटेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स टू टोटल असेट्स। 1749 के फाइनेंशियल असेट्स, ये रहा फिगर 1749 के फाइनेंशियल असेट डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। कैसे? टोटल असेट्स माइनस इंटेंजिबल असेट्स 1842 माइनस 30 कितना रहा है? 96.52। क्या मोर देन 50% है? हाँ, ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। सेकंड, इनकम, इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल असेट्स कितनी है? 255 की है, डिवाइडेड बाय 320 कितना आया? 79.69%। क्या 50% आता है? हाँ, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। सिंस इट सेटिस्फाइज बोथ कंडीशन, दस ये जो एंटिटी है जो अपने क्वेश्चन में एंटिटी दे रखी वो क्या है? एनबीएफसी है। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। फाइनेंशियल असेट टोटल से 50% ज़्यादा होने चाहिए, इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल असेट ग्रॉस इनकम के मोर देन 50% होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट इसी में एनबीएफसी में वेरियस लेयर्स ऑफ एनबीएफसी। अलग अलग लेयर्स, 4 तरह की लेयर्स होती हैं। बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर। तो अपने को क्वेश्चन में एक एनबीएफसी दी हुई होगी, उसको हमने को आइडेंटिफाई करना होगा कि साहब ये कौन सी लेयर के अंदर फॉलो होती है। बेस लेयर है, मिडिल लेयर है, अपर लेयर है, किस तरह की लेयर है। बेस लेयर में क्या क्या इंक्लूड होता है? नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, ध्यान से, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी बिलो असेट साइज ऑफ 1000 करोड़। पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म P2P जिसको अपन बोलते हैं, अकाउंट एग्रीगेटर AA, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी NOFHC, एंड एनबीएफसी नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स एंड नॉट हैविंग एनी कस्टमर इंटरफेस। अगर इन पांचों में से किसी भी तरह की एनबीएफसी अपने को क्वेश्चन में दी हुई है, लाइन लिखी हुई है क्वेश्चन में, जैसे ये वाली लिखी हुई लाइन की दिस एनबीएफसी इज नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स एंड नॉट हैविंग, तो अपने को क्या आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई ये बेस लेयर की एनबीएफसी है। मिडिल लेयर में क्या कहता है? ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। यहाँ पे ध्यान से देख लेना, यहाँ पे कौन सी है? नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, बिलो असेट साइज ऑफ 1000 करोड़। नॉन डिपॉजिट टेकिंग बिलो असेट साइज ऑफ 1000 करोड़। यहाँ पे कौन है? ऑल डिपॉजिट टेकिंग, सारे डिपॉजिट टेकिंग। नॉन डिपॉजिट टेकिंग कौन से? असेट साइज ऑफ 1000 करोड़ और मोर। बिलो 1000 करोड़ तो यहाँ कवर हो गई बेस लेयर में। 1000 करोड़ और मोर, ध्यान से असेट साइज देखना कितना है, उस हिसाब से डिपेंड करेगा अपर लेयर है, बेस लेयर है, मिडिल लेयर है, ये देख लिया। एनबीएफसी अंडरटेकिंग फॉलोइंग एक्टिविटीज, कौन सी? स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, एसपीडीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स, आईडीएफ। ये सब अपने को क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा, आपको सिर्फ नाम पहचान के आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी में। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी CIC या फिर IFC इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, ये सारी हमारी किस में आ जाएंगी? मिडिल लेयर में आ जाएंगी। बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना, बस मेन पार्ट यहाँ पे डिपॉजिट नॉन डिपॉजिट का, बाकी एक बार आप रीड करोगे तो सारे नाम आपके दिमाग में बैठ ही जाएंगे वैसे भी। अपर लेयर, NBFC selected and identified by RBI basis on set parameters। RBI set parameters के बेसिस पे आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी NBFC को मैं अपर लेयर में रखूँ। टॉप 10 एलिजिबल NBFC बेस्ड ऑन असेट साइज शैल ऑलवेज रिसाइड इन अपर लेयर विदाउट चेकिंग एनी अदर फैक्टर। जो टॉप 10 NBFC हैं असेट साइज के बेस पे, जिसके असेट साइज सबसे ज़्यादा है, टॉप 10 रैंक्स वाली टॉप 10 NBFC जिनके असेट साइज सबसे ज़्यादा है, वो हमेशा अपर लेयर में रहेंगी, कोई भी दूसरा फैक्टर चेक करे बिना। टॉप लेयर, इट विल आइडियली रिमेन एम्प्टी। ये वैसे तो खाली रहती है, इसमें कोई एनबीएफसी नहीं, लेकिन आरबीआई इसमें कुछ एनबीएफसीज को इंक्लूड कर सकता है अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। आरबीआई विल डिसाइड विच एनबीएफसी विल बी इंक्लूडेड बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया एंड अकॉर्डिंगली आरबीआई विल शिफ्ट
किस में से शिफ्ट करेगा, एनबीएफसी फ्रॉम अपर लेयर टू टॉप लेयर, यानी आरबीआई अगर चाहे तो इसमें से कोई एनबीएफसी इसमें डाल सकता है, इसमें से कोई एनबीएफसी इसके अंदर डाल सकता है। कौन, आरबीआई डिसाइड करेगा, वो अपने सेट पैरामीटर आरबीआई डिसाइड करेगा अपने पैरामीटर्स के हिसाब से। आइडियली इसमें कोई एनबीएफसी नहीं आती, लेकिन अगर आरबीआई चाहे तो कुछ एनबीएफसी को अपर लेयर से इस टॉप लेयर में शिफ्ट कर सकता है। चलो इसका एग्जाम्पल एक सिंपल सा, रोहन कैपिटल सर्विस लिमिटेड RCSL इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग, ध्यान से यहाँ मैंने पढ़ा नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी इनकॉर्पोरेटेड इन 2017। द कंपनी इज प्राइमरली एंगेज इन व्हीकल फाइनेंस, SME lending and infrastructure funding activities. The statutory auditors Messrs Verma and Jain Associates are conducting the audit for the financial year end 31st March 2026. The company's total asset size कितना है, टोटल asset size ध्यान से मैंने देखा 1842 का asset size में दे रखा है, मैंने देखा नॉन डिपॉजिट asset taking, ठीक है। RBI has not specifically identified the company for upper layer, ठीक है, RBI ने इसको अपर लेयर में इंक्लूड नहीं किया, ये भी अपने को क्वेश्चन में दे दिया। अब अपने को बताना है कि ये स्केल बेस्ड रेगुलेशन, ऊपर जो पढ़ा ना वो स्केल बेस्ड रेगुलेशन बोलते हैं उसको, तो अंडर स्केल बेस्ड रेगुलेशन किस लेयर में ये फॉल होती है। अच्छा, असेट साइज है 1842 का, चलो अपन ऊपर देखते हैं, भाई 1000 करोड़ या मोर देन वाला है, और ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, तो ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड असेट साइज और ये यहाँ पर फॉल हो रहा है, ये वाला पॉइंट हो रहा है, तो ये कौन सी है, मिडिल लेयर है। तो अपन ने क्या क्लासीफाई करा इसको, ये कौन सी है, मिडिल लेयर है। एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, एनडी हैविंग असेट साइज ऑफ मोर देन 1000 करोड़, यानी 1000 करोड़ और मोर मतलब मोर देन और इक्वल टू, तो ये क्या हो गई, मिडिल लेयर हो गई। सिंपल सा एग्जाम्पल, तो इस तरह से अपने क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करना होता है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट, अब अपन इसमें पढ़ेंगे हमारा सबसे ज़्यादा वो वाला कंसेप्ट जहाँ पे लोगों को दिक्कत आती है, स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि किस तरह से क्या चीज़ कैलकुलेट होती है। इसमें डिडक्शन अमाउंट अपन कैलकुलेट करेंगे, ये वाला क्या 10% किसका चेक करते हैं, वो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट करने की आपके लिए बहुत अच्छे से कोशिश करी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। तो क्या अपन पढ़ेंगे इस टॉपिक में, ओन्ड फंड, नेट ओन्ड फंड, टियर 1 कैपिटल, टियर 2 कैपिटल और CRAR। तो CRAR कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें बैंक के केस में कितना था, 9% का था, 9% का था ना, एक बार वापस कंफर्म कर देते हैं, मेरे दिमाग से भी स्लिप हो गया, अपन ने करा था ना ऊपर 9% का ही था जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, 9% ही होता है। एक बार फिर से एक बार देख तो लूँ, मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार देखूँ मैं, 9% था ना, हाँ 9% था। तो NBFC के केस में कितना होता है, ये 15% मिनिमम होता है, ठीक है। तो NBFC के केस में कितना होता है, 15% होता है। कैसे कैलकुलेट होता है, टियर 1 प्लस टियर 2 कैपिटल डिवाइड बाय टोटल रिस्क वेटेड असेट्स इनटू 100। ये तीनों चीज़ें अपन सीखेंगे कैलकुलेट करना कैसे करना है, टियर 1 भी, टियर 2 भी और रिस्क वेटेड असेट्स भी। चलो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे ओन्ड फंड्स। सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, ओन्ड फंड्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, पेड अप इक्विटी कैपिटल एड प्रेफरेंस शेयर्स, कौन से, कंपलसरीली कन्वर्टेबल टू इक्विटी, ध्यान से सिर्फ जो प्रेफरेंस शेयर जो कंपलसरीली कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी में, उन्हीं को ऐड करना है। किसमें क्या कर रहे हैं अपन कैलकुलेट, ध्यान से, ओन्ड फंड्स एड रिटेन अर्निंग्स, फ्री रिजर्व्स, शेयर प्रीमियम रिजर्व, लेस कर देंगे अक्यूमुलेटेड लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या बुक वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, किसी भी तरह की इंटेंजिबल एसेट्स बुक्स में एग्जिस्ट करती है उसकी बुक वैल्यू लेस कर दो। अपने पास क्या आया, ध्यान से, कुछ टियर 1 टियर 2 कुछ नहीं आया अभी तक, अपने पास आए अभी ओन्ड फंड्स, ठीक है। ओन्ड फंड्स मैंने कैलकुलेट करे, ओन्ड फंड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या ऐड करते हैं, पेड अप इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर जो कंपलसरी कन्वर्ट हो सकते हैं, रिटेन अर्निंग, फ्री रिजर्व, शेयर प्रीमियम रिजर्व, सारे के सारे रिजर्व बेसिकली इसमें आ गए अपने, लेस कर देंगे अक्यूमुलेटेड लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बुक वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। हमारे पास क्या है, ओन्ड फंड्स है, ठीक है। ध्यान से एक एक टेबल समझना, आपको आराम से सबको समझ में आ जाएगा, फॉर्मेट बैठ जाएगा, कैलकुलेशन बैठ जाएगी, ठीक है। चलो अब अपन निकालेंगे नेट ओन्ड फंड्स। नेट ओन्ड फंड्स कैसे निकालेंगे, नेट का मतलब यही होता है कि मैं ओन्ड फंड से कुछ माइनस करूं, ठीक है। मैंने ओन्ड फंड्स का फिगर यहाँ से उतार के यहाँ लिख दिया, ये मेरा ओन्ड फंड्स का फिगर, ठीक है। अब इसमें से मेरे को एक अमाउंट डिडक्ट करना है, ये कौन सा अमाउंट है, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है। इसके लिए मैंने एक नोट बनाने की कोशिश करी आपके लिए स्टेप वाइज, आसानी से जिससे आपको समझ में आए। डिडक्शन कैसे होगा, डिडक्शन नोट, कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन अमाउंट। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट टोटल ऑफ फॉलोइंग बैलेंसेस। किस चीज़ का टोटल करना है साहब, अपने कोई क्वेश्चन में गिवन होंगे सारे आइटम्स, आपको क्या करना है, अपन कैलकुलेट कर रहे हैं डिडक्शन जो मैं ओन्ड फंड्स में से लेस करूं, जिससे मेरे पास नेट ओन्ड फंड आ जाए। ये डिडक्शन अमाउंट में यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। स्टेप 1, टोटल करो कैलकुलेट फॉलोइंग बैलेंस, किसका, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरीज एंड ग्रुप कंपनीज, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर NBFCs, या फिर बुक वैल्यू ऑफ डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन्स, एडवांसेस या डिपॉजिट्स विद सब्सिडरीज एंड ग्रुप कंपनीज। ये अपने को क्वेश्चन में आपको फिगर से गिवन होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये वाला फिगर कहाँ काम आएगा, ये डिडक्शन निकालने के लिए काम आएगा। बस इस तरह से आपको सब कुछ डिटेल्स क्वेश्चन में गिवन होगी, चाहे MCQ में है चाहे क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। मेरे पास टोटल अमाउंट आ गया, मैंने स्टेप 1 में आपको बोला था कि आप टोटल अमाउंट निकालो इन 3 चीज़ का, मैंने निकाल लिया टोटल अमाउंट। अब मैं क्या करूँ, स्टेप 2, कैलकुलेट 10% ऑफ ओन्ड फंड्स। ये जो फिगर है ना ओन्ड फंड्स का, इसका 10% कैलकुलेट करो, ठीक है। मैंने स्टेप 2 में 10% कैलकुलेट कर दिया। स्टेप 3, डिडक्शन अमाउंट। कैसे, अगर स्टेप 1 का अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू स्टेप 2 का अमाउंट, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल ध्यान से, एकदम स्टूडेंट ओरिएंटेड भाषा। अगर स्टेप 1 का अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू स्टेप 2 अमाउंट, डिडक्शन अमाउंट निल।
अगर स्टेप 1 का अमाउंट मोर देन स्टेप 2 का अमाउंट, डिडक्शन क्या आ जाएगा, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है एक्सीड 10% ऑफ ओन फंड, दिस एक्सीड 10%, तो ये सब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है वहाँ पे पढ़ने में, तो मैंने आपको इसके यहाँ पे स्टेप वाइज इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको इस चीज़ से समझ में आएगा, और मतलब आपको बेसिकली ये समझ में आ जाएगा कि मेरे को किस चीज़ का 10% करना है, ठीक है। तो आपको 10% किसका करना है, ओन फंड्स का स्टेप 2 में, और फिर आपको चेक करना है अगर स्टेप 1 का अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू स्टेप 2, डिडक्शन अमाउंट निल, स्टेप 1 का अमाउंट इज मोर देन स्टेप 2, डिडक्शन अमाउंट विल बी स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 अमाउंट। अब अपन न्यूमेरिकल करेंगे आगे, अपन ये सब कुछ अपन उसमें एक बार देखेंगे, करेंगे फिगर्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट अपन कैलकुलेट कर रहे हैं टीयर 1 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल इट शुड नॉट बी लेस देन 10%। आइडियली ये टीयर 1 कैपिटल 10% से कम नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट एनबीएफसी एमएफआई और एनबीएफसी प्राइमरी एंगेज्ड इन लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, इन केस इट शुड नॉट बी लेस देन 12%। यानी इन केस में एमएफआई और प्राइमरी एंगेज्ड इन लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी के केस में नॉट लेस देन 12% होनी चाहिए। आइडियली 10% है टीयर 1 कैपिटल क्राइटेरिया, लेकिन इन दो एनबीएफसी के केस में 12%, ठीक है। चलो कैसे निकालेंगे टीयर 1 कैपिटल, मेन चीज आ गई। अब नेट ओन फंड्स, ध्यान से क्या लेना है, नेट ओन फंड्स, जो अपन ने ऊपर डिडक्शन के बाद कैलकुलेट करा ना, नेट ओन फंड्स, ठीक है। ऐड करना है एक चीज, क्या ऐड करनी है, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। ध्यान से आपको क्वेश्चन में दे दे परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय डिपॉजिट टेकिंग, ऐड मत करना, सिर्फ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जो परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है वो अपने को ऐड करना है। कितना, अप टू 15%। किसका, टीयर 1 कैपिटल, कौन सी, 31 मार्च लास्ट ईयर। ध्यान से ये फिगर भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर आपको क्वेश्चन में 31 मार्च लास्ट ईयर का फिगर दिख जाए एमसीक्यू में या डिस्क्रिप्टिव में, समझ जाना कि ये टीयर 1 कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए काम में आएगा, ठीक है। तो अपने पास परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट अपने को इसमें ऐड बैक करना है, ऐड करना है किसमें, नेट ओन फंड में। क्या चीज़ कैलकुलेट करने के लिए, टीयर 1 कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन कितना परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट ऐड करना है, अप टू 15% लास्ट ईयर की टीयर 1 कैपिटल का। मेरे पास टीयर 1 कैपिटल आ गई इस साल की करेंट, ठीक है। डू नॉट ऐड परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ एनबीएफसी बेस लेयर। अगर एनबीएफसी बेस लेयर का क्वेश्चन है तो परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट ऐड मत करना, ठीक है। ये भी मैंने समझ लिया। नेक्स्ट टीयर 2 कैपिटल। टीयर 2 कैपिटल कैसे निकलेगी देख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अदर देन दोज विच आर कंपल्सरीली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी, अदर देन दोज दैट आर कंपल्सरी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी। कहाँ ऐड करे थे अपन ने, ऊपर ओल्ड फंड्स निकालने के लिए ऐड करे थे, देखो ये वाले अपन ने यहाँ पे ऐड करे थे। अब टीयर 2 कैपिटल में अपने को दूसरे वाले जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कंपल्सरी कन्वर्टेबल नहीं है इक्विटी में, वो अपने को यहाँ पे इसमें ऐड करना है, ठीक है। मतलब अपने को यहाँ पे हाँ ऐड करना है बेसिकली। तो प्रेफरेंस शेयर अदर देन दोज, ध्यान से कौन से, अदर देन दोज दैट आर कंपल्सरी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी। अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, टीयर 2 कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐड रीवैल्यूएशन रिजर्व का 45%, रीवैल्यूएशन रिजर्व का 45% ऐड बैक करना है, ठीक है। ऐड जनरल प्रोविजन इंक्लूडिंग दैट ऑफ स्टैंडर्ड असेट्स एंड लॉस अवेलेबल टू मीट अनएक्सपेक्टेड लॉसेस अप टू कितना 1.25 ऑफ रिस्क वेटेड असेट्स। ये अपन आगे समझेंगे कि रिस्क वेटेड असेट्स अपन किस तरह से, बेसिकली क्या होता है, जो ग्रॉस वैल्यू ऑफ असेट होती है उसको अपन उस असेट के रिस्क वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास रिस्क वेटेड असेट्स आ जाते हैं। जब टोटल रिस्क वेटेड असेट्स हमारे पास आ जाएंगे उसका 1.25 कर दो, इस चीज को चेक करने के लिए। ऐड हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, ऐड सबऑर्डिनेटेड डेट, ऐड वापस से वो आगे देखो परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय नॉन डिपॉजिटिंग एनबीएफसी, रिमेनिंग पार्ट मान के चलो फॉर एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं, कुछ चेक नहीं कर रहा, 15% कितनी, मान लो परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट टोटल 3 लाख के थे, उसमें से मैं 1 लाख ऊपर टीयर 1 कैपिटल में इंक्लूड कर चुका, मेरे पास टोटल रिमेनिंग कितना बचा, 2 लाख का बचा, 2 लाख का बचा, जो मैंने नॉट इंक्लूडिंग टीयर में, मैंने कितना इंक्लूड नहीं किया टीयर में, 2 लाख इंक्लूड नहीं किया, 3 लाख में से 1 लाख किया बस, तो रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे ऐड कर दो। वही सेम लाइन, डू नॉट ऐड परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ एनबीएफसी बेस लेयर। तो अपन ने क्या किस चीज़ का फॉर्मेट देख लिया यहाँ पे, बेसिकली आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, आपको क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा इससे। अपन ने देख लिया सीआरआर कैसे कैलकुलेट होता है। सबसे पहले अपन निकालेंगे ओन्ड फंड से आएगा नेट ओन्ड फंड, नेट ओन्ड के फंड से आएगा अपने पास टीयर 1 कैपिटल, और उसके बाद आ जाएगी हमारी टीयर 2 कैपिटल, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं रिस्क वेटेड असेट्स। ये रिस्क वेटेड असेट्स को जो याद करने की चीज़ है ना, सेम एज वही डिटेल वाली चीज़ जो अपन ऊपर पढ़ी है, डिटेल बैंक के केस में कैसे आइटम को मैं याद रखूँ, बस सेम है बिल्कुल ऐसे ही। रीडिंग करनी है आपको, जस्ट रिपीटेड रीड्स करो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि भाई साहब कौन से असेट्स में 0% की रिस्क वेटेड असेट्स हैं, कौन से में 20% है, कौन से में 50% है, कौन से में 25% है, कौन से में 100% है, ठीक है। समझ में आ गया आपको बात। एक सेकेंड, एक चीज़ मेरे को याद आ रही है, एक चीज़, एक सेकेंड। एक मिनट ये
यहाँ पे 25% नहीं है, 125% है, ठीक है। यहाँ पे 125% है। मैं जब ये PDF अपलोड करूँगा टेलीग्राम में, वहाँ पे मैं इसको सही कर दूंगा। ये 125% है, 25% नहीं है, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या चेक करना है, चेक तो क्या करना है, मतलब इसको आपको याद करने के लिए, आपको याद नहीं करने की नीड है इसमें। आप इसमें रिपीटेड रीड्स एक बार इसको करना कि कौन से में 0% आता है, कौन से में 20, 50, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे मैं आपके लिए एक बार रीड कर देता हूँ। अपने को क्या करना होता है बेसिकली, रिस्क वेटेड असेट्स निकालने के लिए। रिस्क वेटेड असेट्स कहाँ काम आते हैं, रिस्क वेटेड असेट्स अपना CRAR रेशियो कैलकुलेट करने में काम में आते हैं, ठीक है। पढ़ा था अपन ऊपर फॉर्मूला याद है, ये रहा फॉर्मूला। यहाँ पे हमारे टोटल रिस्क वेटेड असेट्स काम में आते हैं। रिस्क वेटेड असेट्स कैसे निकलते हैं, ग्रॉस जो वैल्यू है असेट की उसको उसके रिस्क वेट परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो वैल्यू है असेट की उसको उसके रिस्क वेट परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। असेट ये वाले, रिस्क परसेंट ये वाले। जैसे कैश एंड बैंक, FD, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट विद बैंक्स, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, लोन्स एंड एडवांसेस फुल्ली सिक्योर्ड अगेंस्ट डिपॉजिट हेल्ड, लोन टू स्टाफ, इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स नेट ऑफ प्रोविजंस, एडवांस टैक्स पेड नेट ऑफ प्रोविजंस, इंटरेस्ट ड्यू ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फंड बेस्ड क्लेम ऑन CG, ध्यान से CG के फंड बेस्ड क्लेम ऑन CG के गारंटीड क्लेम्स, डायरेक्ट लोन क्रेडिट या OD एक्सपोजर एंड इन्वेस्टमेंट इन SG सिक्योरिटीज। ध्यान से बिल्कुल, कहाँ CG है कहाँ SG है, ध्यान से क्या आएगा उसमें 0% के आएंगे। यहाँ पर 0% रिस्क होता है। कौन कौन से, एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। ऐसे ही जैसे मैं रीड कर रहा हूँ ना अभी, वैसे आपको एग्जाम में इसको याद रखने के लिए, दिमाग में बैठाने के लिए रीड करना है बस। कुछ चीज़ें आपको याद रह जाएंगी, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। जैसे कैश एंड बैंक आपको याद रह जाएगा, FD याद रह जाएगा, ये COD याद रह जाएगा, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज याद रहेगा, अप्रूव्ड है, रिस्क % 0 रहेगा। ये लोन टू स्टाफ याद रह जाएगा आपको, लोन्स एंड एडवांसेस भी हो सकते हैं, ये फुली सिक्योर्ड, ये वाला आपको याद रह सकता है। अब फिर बाकी ये वाले आइटम, इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एडवांस टैक्स पेड, ये दोनों एक साथ याद रह सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हाँ यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूजन होते हैं, कहाँ CG क्या है जी, इसको आप रिपीटेड रीड्स करना एक बार। जैसे इंटरेस्ट ड्यू ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फंड बेस्ड क्लेम ऑन CG गारंटीड क्लेम्स, डायरेक्ट लोन क्रेडिट, OD एक्सपोजर एंड इन्वेस्टमेंट इन SG सिक्योरिटीज, सब में क्या है 0% का रिस्क वेट है। यानी इसकी जो वैल्यू अपने क्वेश्चन में दी हुई होगी उसका रिस्क वेट 0% आएगा। क्वेश्चन अपन आगे करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 20% की रेट कहाँ का लगती है, बॉन्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। ध्यान से देखो क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक के बॉन्ड्स। दूसरा, SG गवर्नमेंट गारंटीड क्लेम्स विच हैव नॉट रिमेन्ड इन डिफॉल्ट और विच आर इन डिफॉल्ट फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 90 डेज। इन दोनों असेट पे क्या लगेगा, 20% का रिस्क वेट लगेगा। ऑल असेट्स कवरिंग PPP एंड पोस्ट कमर्शियल ऑपरेशन डेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन एग्जिस्टेंस फॉर ओवर अ ईयर ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस। इस तरह की अगर आपको कोई आइटम दे रखा है असेट का, उस पर 50% का रिस्क वेट लगेगा। कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर आउटस्टैंडिंग एज वेल एज न्यू कैटेगराइज्ड एज रिटेल लोन एक्सक्लूडिंग हाउसिंग, एजुकेशनल, व्हीकल, गोल्ड ज्वेलरी, माइक्रो फाइनेंस या SHG लोन, सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन्स, उसमें क्या लगेगा हमारा 125% का रोल लेगा। ये सारे बेसिकली आपको याद हो सकते हैं आराम से, मेरे को ऐसा लग रहा है। जैसे ये वाला दिमाग में बैठ जाएगा, ये वाला दिमाग में बैठ जाएगा 50% का। यहाँ पर ये CG SG का थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, बार बार आप इसको रीडिंग करोगे दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा आपके, ठीक है। बाकी किसी भी तरह का आपके पास असेट आ जाए, कोई भी असेट आ जाए, सब पे 100% रिस्क वेट लगा के आ जाना। 2 मैंने नोट्स लिखे हुए यहाँ पे, वो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। इसका एक ग्लाइड पाथ और है उसका, वो करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये वाला हमारा न्यूमेरिकल आ जाएगा फिर, ठीक है। उसमें अपन सब Tier 1 Tier 2 देख लेंगे। सबसे पहले मैंने एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, गोल्ड ज्वेलरी लैंडिंग वाला जो होता है ना NBFC, उससे रिलेटेड क्या क्राइटेरिया है इसका, गोल्ड ज्वेलरी लोन्स आर मोर देन इक्वल टू 50% ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, ठीक है। अगर मोर देन गोल्ड ज्वेलरी लोन्स अगर मोर देन 50% ऑफ टोटल फाइनेंशियल असेट्स हैं, तो वो क्या हो जाएगी, NBFC, उसको माना जाएगा अपन लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी वाली NBFC। वो Tier 1 वाले कैपिटल क्राइटेरिया में उसका अलग से एक रेट होता है, 12% का रेट होता है। जहाँ तक एक बार मैं स्लिप नहीं हो रहा अगर फिगर में, एक बार देख लेता हूँ मैं, ये रहा 12% का, ठीक है। यहाँ पर मैंने पढ़ा था, उससे रिलेटेड है 12%, ठीक है। और इसके अलावा मिनिमम टीयर, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ भी है, चलो ऊपर जाने की जरूरत नहीं थी। तो इसका क्राइटेरिया मैंने देख लिया। यहाँ पे क्या होता है क्राइटेरिया NBFC लैंडिंग गोल्ड ज्वेलरी के लिए, इसका मिनिमम Tier 1 कैपिटल 12%। थर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ एंड ऑन बैलेंस शीट आइटम्स डिटेल, कंप्लाई विद RBI लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड एंड ज्वेलरी कोलेटरल डायरेक्शंस 2025 अप टू 1 अप्रैल 2026 तक इनको कंप्लाई करना होता है बेसिकली फॉर ऑफ एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम डिटेल का। इसका एक बेसिकली शॉर्ट नोट मैंने इसमें बना दिया। मेरे को दिखाई दे रहा था कि ये गोल्ड ज्वेलरी के लिए काफ़ी कुछ दिया हुआ है, तो मैंने सोचा कि इसकी एक टेबल बना दूँ सिंपल सी, ठीक है। चलो, नेट ओन फंड का क्राइटेरिया, ये वाला जो नेट ओन फंड अपन ने कैलकुलेट करा था ना, इससे रिलेटेड ये नोट है। कौन सा नेट ओन फंड, ये वाला नेट ओन फंड, ये नेट ओन फंड, ठीक है। नेट ओन फंड का क्राइटेरिया यानी मिनिमम नेट ओन फंड कितना होना चाहिए अलग अलग तरीके की NBFC में। NBFC इज करेंटली अप्लाइंग फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। NBFC अगर NBFC करेंटली अप्लाइंग फ्रॉम रजिस्ट्रेशन न्यू NBFC फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 से, P2P वाले केस में, अकाउंट एग्रीगेटर वाले केस में, और NBFC नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स एंड नॉट हैविंग एनी कस्टमर, इन 3 NBFC के केस में मिनिमम नेट ओन फंड्स आपका 2 करोड़ का होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के केस में आपका मिनिमम जो नेट ओन फंड है वो 300 करोड़ का होना चाहिए।
अगर कोई एग्जिस्टिंग एनबीएफसी है उसका नॉर्मली तो 2 करोड़ होना चाहिए, ध्यान से ये फिगर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे करेंटली अप्लाई यानी न्यू एनबीएफसी अगर, तो न्यू एनबीएफसी के इसमें P2P AA और नॉट हैविंग एनी कस्टमर इंटरफेस, इस तरह से आप याद रख सकते हो, जल्दी जल्दी याद करके P2P AA और नॉट हैविंग एनी कस्टमर इंटरफेस पब्लिक फंड्स सब में 2 करोड़। IFC IDF कितना होना चाहिए, 300 करोड़। अगर एग्जिस्टिंग एनबीएफसी उसमें नॉर्मली तो 2 करोड़ की लिमिट है, लेकिन इन 3 एनबीएफसी के लिए ICC, MFC और फैक्टर, इन 3 के लिए ये 2 करोड़ की लिमिट इंक्रीज हो जाएगी 10 करोड़ में इन अ फेज्ड मैनर अप टू 31 मार्च 2027 एज पर द ग्लाइड पाथ। अगर एग्जिस्टिंग एनबीएफसी है उसके लिए अपने को आइडियली तो 2 करोड़ की लिमिट चेक करनी है नेट ओन्ड फंड की, ठीक है। लेकिन अगर इन 3 में से कोई एक एनबीएफसी का केस है अपने क्वेश्चन में, उसमें ये 2 करोड़ इंक्रीज हो जाएगी लिमिट 10 करोड़ में इन अ फेज मैनर। किस तरह से, ग्लाइड पाथ अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। ICC के लिए करंट एनओएफ रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 करोड़ की है। 31 मार्च 2025 तक कितनी नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट है, 5 करोड़ की। और 31 मार्च 2020 फेज मैनर कब तक का है, फेज मैनर क्या बोलते हैं इसको, फेज अलग अलग फेजेस में, पहले करंट है, दूसरा फेज 31 मार्च 2025 का, थर्ड फेज हमारा 35 मार्च 2027 तक, कितना होना चाहिए, 10 करोड़। सेम MFI के लिए अभी करंट एनओएफ कितनी है, 5%, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 2 करोड़। मार्च 2025 कितना हो जाना चाहिए इसका नेट ओन फंड, 7 करोड़। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 5 करोड़। इसका बाय 31 मार्च 2027 कितना होना चाहिए, 10 करोड़। देखो 31 मार्च 2027 तो 10 करोड़ ही होगा तीनों का, क्यों, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टू बी इंक्रीज टू 10 करोड़ इन अ फेज्ड मैनर। फेज अलग अलग तरीके के हैं तीनों के, एनबीएफसी ICC का अलग फेज है, MFI का अलग फेज है, फैक्टर का अलग फेज है, लेकिन लास्ट में जाके होगी सबकी 10 करोड़ ही 31 मार्च 2027 तक, ठीक है। फैक्टर में अभी करेंटली 5 करोड़ का क्राइटेरिया, 35 मार्च 2007 तक 7 करोड़ और 35 मार्च 2027 तक बेसिकली 10 करोड़ हो जानी चाहिए। तो अगर हमारी एग्जिस्टिंग एनबीएफसी है तो एग्जिस्टिंग एनबीएफसी के लिए नॉर्मली 2 करोड़, लेकिन ग्लाइड पाथ के हिसाब से इंक्रीज होगी वो 31 मार्च 2027 तक इन अ फेज मैनर अप टू 10 करोड़। और अगर न्यू एनबीएफसी है तो उसमें अगर P2P AA नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड कस्टमर इंटरफेस, इस तरह से याद रख सकते हो, P2P AA नॉट अवेलिंग एनी पब्लिक फंड्स और कस्टमर इंटरफेस 2 करोड़। IFC IDF 300 करोड़, IFC IDF 300 करोड़, IFC IDF 300 करोड़, ठीक है। मैं भी ऐसे याद करता था, आप भी इस तरह से कर सकते हो, लिख कर भी कर सकते हो, याद हो जाएगा। 2-3 बार अगर लिखोगे आपको देखने में भी थोड़ा सा डरावना लग रहा होगा कि किस तरह का ग्लाइड पाथ है, क्या फिगर्स हैं। आप 2-3 बार इसको पढ़ोगे, रीडिंग करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे खुद, हो सकता है एक बार में नहीं आया, 2 बार में आ जाएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप फिर रिवाइज करोगे ऑडिट को, फिर से एक बार लिख लेना, फिर से एक बार रीड कर लेना, आराम से बैठ जाएगा दिमाग में, ठीक है। ये तो बैठ ही जाएगा। देखो P2P AA नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड नॉट अवेलिंग कस्टमर इंटरफेस 2 करोड़, ये तो आराम से आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। IFC IDF 300 करोड़, मेन जो है वो यहाँ पर आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है, ये भी लाइन भी हो जाएगी। ये 2 करोड़ का भी करंट है, 31 मार्च 2027 तक फिगर भी याद हो जाएगा आराम से। हाँ 31 मार्च 2027 तक मेरी 10 करोड़ की हो जानी चाहिए। हाँ ये ग्लाइड पाथ आपको याद करने में थोड़ा सा 1-2 बार का आपका रिवीजन लग सकता है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, सब कुछ अपन इसमें कैलकुलेट करेंगे, Tier 1 वगैरह, Tier 2 रिस्क वेटेड सब कुछ, ठीक है। आ जाओ आराम से देख लेते हैं इसको। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, फ्री रिजर्व दिया हुआ है, कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर दिए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनीज, इन्वेस्टमेंट इन अदर एनबीएफसी, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। ध्यान आ रहा होगा Tier 1 कैपिटल में 15% ऑफ लास्ट ईयर वाला लेते हैं, Tier 2 में अपन रिमेनिंग ले लेते हैं। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, रिवैल्यूएशन रिजर्व दे रखा है जिसका 45% अपन लेते हैं, जनरल प्रोविजन दे रखा है, सब्सिडेंट डेट दे रखा है, हाइब्रिड डेट इंस्ट्रूमेंट दे रखा है। प्रीवियस ईयर की Tier 1 कैपिटल क्यों दे रखी है, क्योंकि अपन उसमें Tier 1 कैपिटल में इसको ऐड करते हैं 15% परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए अपने को दी हुई है, ठीक है। हमारा करंट ईयर 25-26 है, प्रीवियस ईयर 24-25 है। असेट अपने को दे रखे हैं रिस्क वेट के लिए, अलग अलग असेट्स अपने को दे रखे हैं, डिसाइड करना है अपने को क्या लेगी, इस पर रिस्क वेट 20% लेगी, 125 लेगी, 50 लेगी, 100 लेगी, 0% लेगी, क्या लेगी। आ जाओ सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे हमारे ओन्ड फंड्स। ओन्ड फंड्स कैसे, पेड अप इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल, कंपलसरी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी और फ्री रिजर्व्स। ऊपर फॉर्मेट के हिसाब से मैंने फिगर्स इसमें लिख दिए। मेरा ओन्ड फंड्स कितना आ गया 273। क्वेश्चन में आपको सारे फिगर्स आराम से मिल जाएंगे। नेट ओन्ड फंड्स लेस डिडक्शन, डिडक्शन के लिए नोट। सबसे पहले स्टेप 1 कैलकुलेट करेंगे टोटल ऑफ फॉलोइंग बैलेंसेस, कौन से, इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ सब्सिडरीज एंड ग्रुप कंपनीज और अदर एनबीएफसी दिए हुए हैं क्वेश्चन में अपने को 28 और 32 वाले फिगर। ये यहाँ पे कहाँ दे रखे हैं, ये अपने को दे रखा है 28 है, ये वाला ये दे रखा है, देखो ये रहा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज कंपनीज और इन्वेस्टमेंट इन अदर एनबीएफसी, ठीक है। तो अपन डिडक्शन अमाउंट कैलकुलेट करें, सारा फॉर्मेट के हिसाब से। आपने फॉर्मेट अगर समझ लिया, याद कर लिया, आपके आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। उस हिसाब से ही मैंने टेबल वगैरह सब बनाई है आपके लिए इसमें। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ सब्सिडरीज एंड ग्रुप कंपनीज, इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ अदर एनबीएफसी, मेरे पास टोटल अमाउंट आ गया। कैलकुलेट स्टेप 2 में क्या पढ़ा था मैंने, कैलकुलेट 10% ऑफ ओन्ड फंड्स। ओन्ड फंड्स कितने हैं, ओन्ड फंड्स कहाँ गए मेरे, ये तो नेट ओन्ड फंड्स हैं, ओन्ड फंड्स कहाँ गए 273। ये फिगर मैं कैलकुलेट करूँ, ये तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है अभी, ये यहाँ पे ये अपन ने लिख दिया। अब मैं नेट ओन्ड फंड्स कितना है मेरा 273, उसका 10%।
मैंने कैलकुलेट कर दिया 27.3। डिडक्शन अमाउंट चेक कर दो, क्या स्टेप 1 का अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू स्टेप 2 का अमाउंट है। स्टेप 1 में आया मेरा अमाउंट 60 करोड़ का, स्टेप 2 में आया मेरा अमाउंट 27.3 करोड़ का, क्या स्टेप 1 इज लेस देन इक्वल टू, नहीं, स्टेप 2 का अमाउंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये वाला केस तो नहीं है, इसमें सेकंड केस है। स्टेप 1 अमाउंट इज मोर देन, हाँ 60 इज मोर देन 27.3, क्या आ जाएगा डिडक्शन अमाउंट 32.7, ये आ गया हमारा डिडक्शन अमाउंट 32.7। मेरे पास नेट ऑन फंड आ गए 240.3। मिनिमम कितना होता है ग्लाइड पाथ के हिसाब से, 5 करोड़ होना चाहिए एनबीएफसी का, है कितना 240, हाँ ठीक है कंप्लाई हो रहा है, ठीक है चलो। नेक्स्ट हमारी टीयर 1 कैपिटल, नेट ऑन फर्स्ट में ऊपर निकाल करके आया, ऐड ध्यान से, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी अप टू 15% ऑफ टीयर 1 कैपिटल ऑफ लास्ट ईयर। चलो देख लेते हैं लास्ट ईयर की टीयर 1 कैपिटल कितनी है। लास्ट ईयर की टीयर 1 कैपिटल 240 की है। टोटल हमारे पास परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट कितने हैं 42 के हैं। इसका 15% कितना हुआ, 240 करोड़ का 15% कितना हुआ, 240 करोड़ का 50%, 240 करोड़ का 15% आया 36। यानी इस 42 में से 36 तो मैं टीयर 1 में डाल दूंगा और जो रिमेनिंग होंगे वो टीयर 2 में डल जाएंगे। हमारी ये एनबीएफसी कौन सी है, ये हमारी मिडिल लेयर वाली एनबीएफसी है, तो ये बेस लेयर वाली नहीं है, तो अपन इसमें यहाँ पे मैं एक बार लिख दूंगा इसको, मैं एक बार इसमें यहाँ पे इसको लिख दूंगा कि मिडिल लेयर वाली एनबीएफसी का अपना केस है, तो इसलिए अपन इसमें ऐड करेंगे। बेस लेयर वाला नहीं है जिसमें अपन परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट ऐड नहीं करते, ध्यान आ रहा है, ऐड नहीं करते। मैं कौन सी चीज़ बोल रहा हूँ आपको, उम्मीद करता हूँ आपको ये तो समझ आ रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, है ना, मैं ये वाली बात कर रहा हूँ। एनबीएफसी बेस लेयर में ऐड नहीं होता, एनबीएफसी बेस लेयर में ऐड नहीं होता, तो मैं क्वेश्चन में मेंशन कर दूंगा। एग्जाम्पल है ना, तो ये बेसिकली फ्रेम्ड एग्जाम्पल है, तो मैं इसमें मेंशन कर दूंगा पीडीएफ में कि ये हमारा मिडिल लेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने कहाँ थे, अपन ने परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट ऐड कर दिया कितना 240, लास्ट ईयर की टीयर 1 कैपिटल का 15%, 36 ऐड कर दिया, टीयर 1 आ गई। टीयर 2 प्रेफरेंशियल अदर देन दोस्त कन्वर्टेबल कंपल्सरी 14 के हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। रीवैल्यूएशन रिजर्व का 45% अपना रीवैल्यूएशन रिजर्व टोटल 16, उसका 45% ऐड कर दिया। जनरल प्रोविजन इंक्लूडिंग दैट ऑफ लिस्ट ऑफ, अभी आगे अपन देखेंगे इसको 1.25 का सेट को, लेकिन यहाँ पे मान के चला है कि जो अप टू ये जो जनरल प्रोविजन का अमाउंट है एग्जाम्पल है बेसिकली, तो आपको एग्जाम में तो चेक करना पड़ेगा रिस्क वेटेड असेट्स निकाल के उसका 1.25% करके, लेकिन क्योंकि एग्जाम्पल है फ्रेम्ड तो इसमें जो जनरल प्रोविजन है वो अप टू 1.25 तक का ही है, तो मैंने पूरा का पूरा इसमें अमाउंट ऐड कर दिया। और अपन आगे देखेंगे, देखो बेसिकली यहाँ पे रिस्क वेटेड असेट्स कितने क्या आ रहे हैं, 1529 के आ रहे हैं, तो 1529.6 का 1.25% कैलकुलेट कर लो, 19.12, 18 का जो अमाउंट है जनरल प्रोविजन का, क्या बात कर रहा हूँ मैं ये वाली बात कर रहा हूँ। जो जनरल प्रोविजन का अमाउंट है 18 का, वो अप टू 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड असेट्स ही है। 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड असेट्स कितना है, अभी अपन ने कैलकुलेट करा 19.12, ये अप टू ही है, हाँ ठीक है, तो पूरा का पूरा ले लो, तो अपन ने कंसीडर कर लिया। अगर मान के चलो ये 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड असेट्स आता 17 आता, ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे 18 लिखता टीयर 2 कैपिटल में, 17 लिखता, अप टू 1.25 लेना है, अप टू 1, तो पहले ही इससे कम है, तो पूरा का पूरा ले लो ना, तो ठीक है पूरा का पूरा ले लिया, ये ले लिया मैंने पूरा का पूरा। हाइब्रिड डेट इंस्ट्रूमेंट ऐड कर दिया, सबऑर्डिनेटेड डेट ऐड कर दिया, परपेचुअल बचे हुए ऐड कर दिए। देखो 42 टोटल थे, उसमें से अपन 36 टीयर 1 में ले चुके, बचा कितना 6, मैंने 6 यहाँ पे ऐड कर दिया, मेरे पास टीयर 2 कैपिटल आ गई। रिस्क वेटेड असेट्स निकाल लेंगे बेसिकली अपन। अब अपने को अब क्या चेक करना है, इसमें सारे के सारे अपने को असेट्स दे रखे हैं, क्या रिस्क वेट लेगा, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, क्या अपन ने ऊपर टेबल में कहीं भी फर्नीचर इक्विपमेंट पढ़ा नहीं, तो बचे हुए जो भी थे उस पर क्या लगता है 100, ये 100 लगा दिया। डेफर टैक्स असेट, कहीं भी ऊपर टेबल में आपने डेफर टैक्स असेट पढ़ा नहीं, बचे हुए सब पे क्या लगता है 100। कैश, हाँ कैश मैंने पढ़ा था 0% था, ये 0। एफडी विद बैंक्स, हाँ याद आ रहा है मेरे को, एफडी विद बैंक्स ही मैंने पढ़ा था 0, हाँ ये 0। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, हाँ याद आ रहा है 0 था, ये 0 लगा दिया। पीएसयू बॉन्ड्स पे 20% था, वो अपन ने यहाँ पे बेसिक रिस्क वेट लगा दिए, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके हमारा यहाँ पे रिस्क वेटेड असेट आ गया। हमारा यहाँ पे इस तरह से टोटल हमारे रिस्क वेटेड असेट्स आ जाएंगे 1529.6 के। एग्जाम में अपन ये चेक करेंगे कि इसका 1.25% कितना आ रहा है। जनरल प्रोविजन को ऊपर ऐड करने के लिए ध्यान से चेक करना है एग्जाम में, जैसे अपन ने अभी यहाँ पे चेक करा ना ऊपर, ये तो एग्जाम्पल था खैर फ्रेम्ड, तो मैंने उसमें डायरेक्ट ऊपर ऐड किया, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से ऐड करना पड़ेगा कि मैं जनरल प्रोविजन टीयर 2 कैपिटल में, ध्यान से सुनो, टीयर 2 कैपिटल में जनरल प्रोविजन कितना ऐड करूँ, अप टू 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड असेट्स। तो उसके लिए पहले मैं रिस्क वेटेड असेट्स निकालूंगा, उसका 1.25% करूंगा। तो इस क्वेश्चन में मेरा जो जनरल प्रोविजन था वो 18 का था, 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड असेट्स मेरे पास 19.12 का आया था। तो क्या ये अप टू इसके कम ही है, इससे कम ही है, तो पूरा का पूरा ले लो। वही मैंने आपको जो चीज़ ऊपर बताई, मान लो 17 होता तो सिर्फ 17 तक का अपन ऊपर ऐड करते, किसमें टीयर 2 कैपिटल में, क्या चीज़, जनरल प्रोविजन, ठीक है। चलो CRAR कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरे पास टीयर 1 है, मेरे पास टीयर 2 है, टोटल रिस्क वेटेड असेट्स हैं, ऐड कर दो, रिस्क वेटेड असेट डिवाइड कर दो, मेरी CRAR कितना आ गया 23.25। 15% का मिनिमम क्राइटेरिया होता है, कंप्लाइंस में है, सिंपल।
आ जाओ नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो इस तरह से आपका बेसिकली न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है। हाँ, अभी क्योंकि मैंने एग्जांपल फ्रेम करा है, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा आसान है, लेकिन अगर आप फॉर्मेट एक बार देख लोगे ना, अगर आप ये फॉर्मेट समझ लोगे ना किसमें क्या चीज़ ऐड होती है, बेसिकली ये वाले, एक तो ये वाली टेबल अगर आप रीड कर लोगे अच्छे से, टियर 1 टियर 2 कैपिटल का फॉर्मेट समझ लोगे, ये स्टेप्स एक बार देख लोगे, आपका आराम से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली भाषा में सिंपल तरीके से ईजिली मैंने आपको इसमें समझाने की पूरी कोशिश करी है। जो एक दो मिस्टेक इसमें हुई है वो मैं PDF को अपलोड करते हुए तो उसमें सही कर दूंगा, ठीक है। एक तो ये थी और ऊपर एक चीज़ और थी, हाँ वो 125%, 25 लिखा था, 125 होगा वो, ठीक है। चलो अब अपन करते हैं असेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट। स्टैंडर्ड असेट क्या होता है? नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इज परसीड। परसीड का मतलब बैंक को ऐसा, NBFC को ऐसा नहीं लगता कि आगे जाके इस असेट में कोई डिफॉल्ट या रीपेमेंट होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड असेट। NPA क्या होता है? असेट फॉर विच इंटरेस्ट रिमेनिंग ओवरड्यू फॉर मोर देन 180 डेज, या फिर कोई भी टर्म लोन जिसका इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट रिमेनिंग ओवरड्यू है फॉर मोर देन 180 डेज, या फिर किसी भी तरह का डिमांड और कॉल लोन, बिल, इनकम और इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, एडवांसेस, अमाउंट ऑन सेल ऑफ असेट, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, सारे आपको आइटम क्वेश्चन में गिवन होंगे, मतलब आइडेंटिफाई करना होगा बेसिकली ये वाला चीज़। और हायर परचेज का इंस्टॉलमेंट, किसी भी तरह का अगर ये वाला अमाउंट है तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे NPA होते हैं। अब ये जो 180 डेज का क्राइटेरिया है ये एडजस्ट होगा एज पर ग्लाइड पाथ। एक और ग्लाइड पाथ है, एक और ग्लाइड पाथ है। ग्लाइड पाथ सेज दैट दिस 180 डेज विल बी चेंज टू 90 डेज। अपने को 180 डेज का क्राइटेरिया चेक नहीं करना है, 90 डेज का आप करना है। NBFC अडर टू द ग्लाइड पाथ एज अंडर। किस तरह से NPA नॉर्म्स, टाइमलाइन अप टू विच 90 डेज रूल टू बी अडहर्ड बाय द NBFC। और ये वाला जो ग्लाइड पाथ है ये एप्लीकेबल नहीं होगा उन NBFCs पे जिनको ऑलरेडी 90 डेज वाला ही फॉलो करना है, यानी जो एक तरह से जो अब वाली NBFC जिनको 90 डेज वाले करना है फॉलो, उन पे एक ग्लाइड पाथ अप्लाई नहीं होगा। तो अगर किसी भी तरह का NPA जो मोर देन 150 डेज ओवरड्यू है तो उसको बाय 31 मार्च 2024 तक 90 डेज के ग्लाइड पाथ के रूल को अडहर करना है, 90 डेज के ग्लाइड पाथ को अप्लाई करना है। अगर मोर देन 120 डेज ओवरड्यू है तो बाय 31 मार्च 2025 उसको 90 डेज वाला क्राइटेरिया उस NPA पे लग जाएगा। अगर मोर देन 90 डेज वाला ओवरड्यू है तो उस पर अप टू 31 मार्च 2026 90 डेज का क्राइटेरिया लग जाएगा। अपन जो क्वेश्चन करेंगे उसमें ये वाली चीज़ कवर होगी, आपको नीचे आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी NPA है, अगर वो मोर देन 150 डेज ओवरड्यू है तो उस पर जो 90 डेज का रूल है उसको NBFC को अप्लाई करना है बाय 31 मार्च 2024 तक, जो डेट निकल चुकी है ऑलरेडी। 31 मार्च 2025 भी निकल चुकी, तो अपने को बेसिकली अब 90 डेज वाला चेक करना होगा 31 मार्च 2026 के लिए, और 90 डेज वाले आपको अब एग्जाम में चेक करना रहेगा बेसिकली, ठीक है। तो जो ऑलरेडी जो अभी जो नई वाली NBFC आ रही है जिनको 90 डेज वाली फॉलो करना है उस पर एक ग्लाइड पाथ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो तो अभी आ रही है, तो अब तो है ही 90%। 180 डेज का तो पहले था, अब उसको अपन ने शिफ्ट करा 90 डेज पे धीरे धीरे करके, तो पुराना ये वाला बेसिकली ओल्ड है, ये भी ओल्ड है, ये अभी का लेटेस्ट है, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया NPA। नेक्स्ट हमारा सबस्टैंडर्ड असेट्स। अब NBFC बेस लेयर और NBFC मिडिल लेयर के केस में अलग अलग है सबस्टैंडर्ड असेट का क्राइटेरिया। कैसे? असेट विल बी क्लासिफाइड, सबस्टैंडर्ड असेट क्या होता है? असेट क्लासिफाइड एज NPA फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन इक्वल टू 18 मंथ्स, लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स। यानी अगर NBFC बेस लेयर का क्वेश्चन है, अपने को चेक करना है कि क्या एक पर्टिकुलर असेट सब स्टैंडर्ड असेट है क्या, तो चेक करो क्या वो वाला असेट क्लासीफाई हुआ है NPA, उसको NPA क्लासीफाई हुए वे अप टू 18 मंथ्स ही हुए हैं क्या बेस लेयर केस में। एक असेट को एक असेट को NPA क्लासीफाई हुए वे क्या 18 मंथ्स तक ही हुए हैं या लेस देन 18 मंथ्स हुए हैं? अगर हाँ तो वो क्या हो जाएगा, सबस्टैंडर्ड हो जाएगा। मिडिल लेयर के केस में 12% चेक करना है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एन असेट वेयर टर्म्स आर रीनेगोशिएटेड, रीशेड्यूल्ड, रीस्ट्रक्चर्ड अंटिल 1 year ऑफ न्यू टर्म्स। इट मीन्स असेट विल रिमेन सबस्टैंडर्ड अंटिल एक्सपायरी ऑफ 1 year। अगर एक सबस्टैंडर्ड असेट है, उसकी टर्म्स में कुछ रीनेगोशिएट हुआ, कुछ रीशेड्यूल हुआ, उसकी टर्म्स में कुछ चेंज हुआ बेसिकली इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट की, तो अप टू 1 year, मान लो कि जैसे आज चेंज हुआ तो आज से लेकर के 1 साल तक वो असेट सब स्टैंडर्ड ही रहेगा। इट मीन्स असेट विल रिमेन सब स्टैंडर्ड अंटिल एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द न्यू टर्म्स, ठीक है। तो अगर अपने को ये चेक करना है, अगर मेरे को ये चेक करना है कि क्या ये असेट सब स्टैंडर्ड है क्या, मैं ये चेक करूंगा इस असेट को NPA क्लासीफाई हुए वे अप टू 18 मंथ्स हो गए क्या, या फिर 18 मंथ से लेस ही हुए हैं क्या। अगर मेरा जवाब था हाँ 18 मंथ से लेस ही हुए, मान लो मतलब 9 महीने हुए इसको अभी तक NPA क्लासीफाई हुए वे, ठीक है, ये क्या है, सब स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड है, ठीक है। चलो डाउटफुल असेट रिमेन्स इन सबस्टैंडर्ड, असेट रिमेन्स इन सबस्टैंडर्ड। भाई सबस्टैंडर्ड हुए हुए ज़्यादा हो गए कि 18 मंथ से? हाँ डाउटफुल है वो। बेस लेयर के केस में 18 मंथ्स, NBFC के मिडिल लेयर के केस में 12 मंथ्स। सब स्टैंडर्ड क्लासीफाई हुए वे 12 मंथ से ज़्यादा हो गए क्या, वो क्या होगा, डाउटफुल असेट होगा,
ठीक है, ध्यान से एग्जाम में चेक करना इस चीज़ को। 18 मंथ्स सब स्टैंडर्ड केस में 18 मंथ्स वाला केस, डाउटफुल के असेट में 18 मंथ्स वाला केस, मोर देन लेस देन, ध्यान से चेक करना, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। एनपीए, ध्यान से मैं चेक कर रहा हूँ, क्लासिफाइड एज एनपीए हुए वे अप टू 18 मंथ्स हुए हैं क्या, एनपीए हुए हुए, ये एनपीए ही है क्या, इसको एनपीए क्लासीफाई हुए हुए अप टू 18 मंथ्स हुए हैं, हाँ, तो ये सब स्टैंडर्ड है। क्या सब स्टैंडर्ड हुए हुए ज़्यादा होगा 18 मंथ से, तो ये डाउटफुल है, ठीक है, इस तरह से। लॉस असेट विच इज आइडेंटिफाइड एज अ लॉस असेट बाय एनबीएफसी, इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर, आरबीआई ड्यूरिंग इंस्पेक्शन अप टू अमाउंट नॉट रिटन ऑफ। बेसिकली अगर आरबीआई के इंस्पेक्शन से एनबीएफसी ने खुद या इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर ने किसी असेट को लॉस असेट क्लासीफाई करा है, तो मतलब कोई असेट ऐसा पहचाना गया है कि भाई इसकी रिकवरी नहीं हो रही, वो लॉस असेट हो जाएगा, ठीक है। असेट एडवर्सली अफेक्टेड बाय द थ्रेट ऑफ नॉन रिकवरेबिलिटी ड्यू टू इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी, फ्रॉडुलेंट एक्ट, ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ बोरर। मतलब कोई भी ऐसी कोई असेट है जिसकी रिकवरेबिलिटी नहीं है, एनबीएफसी के पास कुछ है ही नहीं उसको रिकवर करने, कोलेट्रल ही नहीं है कुछ, या जो कोलेट्रल था, जो सिक्योरिटी थी, उसकी वैल्यू ही खत्म हो चुकी है, या सिक्योरिटी है ही नहीं, या तो उसकी इरोज मानी वैल्यू उसकी खत्म हो चुकी, यानी उसकी रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो लेस देन 50% ऑफ वैल्यू एसेट। एनबीएफसी मान के चलता था कि मैं इसको बेचूंगा तो मुझे 3 लाख मिल जाएंगे, लेकिन मेरे को पता चल रहा है कि इसको मैं बेचूंगा तो मुझे सिर्फ 10,000 ही मिलेंगे, वैल्यू इरोज हो गई, वैल्यू लेस हो गई उस सिक्योरिटी की, या सिक्योरिटी किसी भी तरह की एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, या फिर जो फ्रॉड, कुछ बोरोवर ने फ्रॉड करा, ओमिशन हुआ, कुछ बोरोवर की हैंड से कुछ गलती हो गई, वो क्या हो जाएगा, सारा का सारा लॉस असेट माना जाएगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसकी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट। किसी भी तरह का लॉस असेट है 100% का प्रोविजन लगा दो। डाउटफुल असेट है तो अगर वो डाउटफुल असेट किसी भी तरह की वैल्यू से कवर्ड नहीं है 100% लगा दो। लेकिन अगर सिक्योर्ड है, यहाँ पे क्या है, ये कौन से बेसिकली अनसिक्योर्ड है, ये अनसिक्योर्ड पोर्शन, सिक्योर्ड पोर्शन में चेक करना है। डाउटफुल अगर अप टू 1 ईयर डाउटफुल है 20%, डाउटफुल फॉर 1 ईयर टू 3 ईयर्स, यानी अप टू 3 ईयर, अगर 3 ईयर भी है तो इसमें कवर होगा, अप टू 3 ईयर 30%, मोर देन 3 ईयर 50%। सब स्टैंडर्ड के केस में 10% का लग जाएगा प्रोविजन रिक्वायरमेंट। सब स्टैंडर्ड के केस में चेक करना है अपने को, बेस लेयर के केस में 0.25 और मिडिल लेयर के केस में 0.40, ठीक है। और ये सब कैसे डिसाइड होता है, ये अपन ने ऊपर देख लिया बेसिकली। तो सबसे पहले अपन एग्जाम में चेक करेंगे क्या ये असेट डाउटफुल है, सब स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, मैंने चेक करा है सब स्टैंडर्ड है। सब स्टैंडर्ड में कितनी लगाऊँ मैं प्रोविजन, 10% लगा दो। इसी का मैंने यहाँ पे बेसिकली एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख दिया। मान लो कि चलो कि हमारे पास एक एसएमई लोन है, उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 70 करोड़ का है, अपने को बताया गया प्रिंसिपल ओवर ड्यू एज ऑन 31 मार्च 2026 कितना है, मोर देन 115 डेज का ओवर ड्यू है, ठीक है। ये क्या होगा, ये एनपीए होगा। एनपीए बिकॉज इट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। भाई 31 मार्च 2006 की 36 की बात हो रही है, यानी इसमें 90 डेज वाला क्राइटेरिया लग जाएगा। क्या ये 90 डेज से ज़्यादा ओवर ड्यू है, हाँ, तो ये एनपीए तो है, ये एनपीए तो है। इसको एनपीए हुए भाई जब 90 डेज़ का ओवरड्यू हो गया होगा, देखो अभी तो ओवरड्यू जो करंटली है वो 115 डेज़ का है, जब 90 डेज़ का ओवरड्यू हो गया होगा तभी मैंने उसको एनपीए क्लासीफाई कर दिया होगा पहले ही, हाँ, यानी 90 डेज़, अभी तो 115 डेज़ ओवरड्यू है, तो जब 90 डेज़ का ओवरड्यू हुआ होगा तब मेरे को न्यू एनपीए ग्लाइड के हिसाब से मैंने उसको एनपीए क्लासीफाई कर दिया होगा। उसको एनपीए क्लासीफाई करे हुए भी तो अप टू 12 मंथ्स ही हुए अभी तक, समझ में आ गई बात। यानी सिंस इट इज रिमेन एनपीए फॉर लेस देन 12 मंथ्स इट इज अ सबस्टैंडर्ड असेट। तो फाइनली इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया, ये एनपीए तो है, लेकिन सबस्टैंडर्ड असेट क्या होता है, एनबीएफसी मिडिल लेयर के केस में जो कि एनपीए क्लासीफाई हुआ है अप टू 12 मंथ्स, ठीक है, समझ में आ गई बात, अप टू 12 मंथ्स। तो इसको एनपीए क्लासीफाई हुए अप टू 12 मंथ्स हुए एज ऑन 31 मार्च 2026, ये क्या हो जाएगा, सब स्टैंडर्ड हो जाएगा। सब स्टैंडर्ड प्रोविजन कितना होता है, 10% का प्रोविजन का अमाउंट कितना हो गया, 70 का 10%। ये समझ में आया सब स्टैंडर्ड कैसे हुआ। 115 डेज़ का ओवरड्यू टोटल है, मैं क्लासीफाई करता हूँ एनपीए अगर 90 डेज़ का ओवरड्यू हो जाए तो, यानी ये पूरा 115 डेज़ का मान लो, ये पूरी टाइम लाइन है 115 डेज़ की। यहाँ पे जब 90 डेज़ नहीं, यहाँ पे होंगे 90 डेज़, यहाँ पे 90 डेज़ पूरे हो गए तो यहाँ मैंने इसको एनपीए क्लासीफाई कर दिया। अब क्या इसको एनपीए क्लासीफाई करे हुए अप टू 12 मंथ्स ही हुए, हाँ अप टू 12 मंथ्स ही हुए 31 मार्च 2026 को, अप टू 12 मंथ्स ही हुए, 12 मंथ से ज़्यादा थोड़ी ना हो गए, अप टू 12 मंथ्स ही हुए, क्योंकि यहाँ पे देखो 115 डेज़ का है, तो ये जो गैप है 115 डेज़ तो ये टोटल है, यहाँ पे मैंने इसको एनपीए क्लासीफाई कर दिया कि यहाँ पे 12 मंथ्स निकल के नहीं है, तो कितना पीरियड है 115 डेज़ माइनस 90 डेज़, यानी अप टू 12 मंथ्स का ये पीरियड, तो ये क्या हो जाएगा, सब स्टैंडर्ड असेट हो जाएगा। इस तरह से असेट सब स्टैंडर्ड हुआ। तो पहले मैंने क्या देखा, ये एनपीए है, क्या एनपीए क्लासीफाई हुआ है अप टू 12 मंथ्स हो गया, 12 मंथ्स क्यों, क्योंकि मिडिल लेयर है, हाँ अप टू 12 मंथ्स ही हुए, तो ये क्या हो जाएगा 10% का, इसमें हमारा सब स्टैंडर्ड असेट में 10% का प्रोविजन लग जाएगा। हमारा प्रोविजन अमाउंट में 7 करोड़। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस का एक लोन है मेरे पास 95 करोड़ का, एनपीए है सिंस 1 अक्टूबर 2025, ये सब स्टैंडर्ड है, मिडिल लेयर लेस देन इक्वल टू, मैं चेक कर रहा हूँ 31 मार्च 2026 को, 31 मार्च 2026 तक अप टू 12 मंथ्स ही हुए ना इसको, भाई नवंबर 25 में हुआ था, अप टू 31 मार्च 2026 तक सिर्फ अंदर 12 मंथ्स के अंदर ही हुआ एनपीए क्लासीफाई हुआ, हाँ सब स्टैंडर्ड सेम 10% 9.5 बिल्कुल सेम, अप टू 12 मंथ्स ही हुआ, ठीक है। व्हीकल लोन 50 करोड़,
ये डाउटफुल है 3 ईयर्स का, सिक्योर्ड पोर्शन कितना है 35% और अनसिक्योर्ड कितना है, तो अनसिक्योर्ड वाले पे तो पूरा 100 लगा दो। और ये कितना है डाउटफुल है फॉर 3 ईयर्स, यानी 1 to 3 ईयर्स वाला क्राइटेरिया, अप टू था ना डाउटफुल फॉर 1 ईयर to 3 ईयर, ये वाला मैंने कहा था 3 ईयर भी होगा तो थर्ड सेकंड वाला लगेगा 30% का लग गया, 25.5 करोड़ का प्रोविजन आ गया। थर्ड असेट फ्रॉड अकाउंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग इंटरनल इंस्पेक्शन, क्या है लॉस है 100% लगा दिया। स्टैंडर्ड असेट मिडिल लेयर का केस है, कितनी लगती है 0.240 लगती है, ये 0.40 का प्रोविजन लग गया, हमारा टोटल प्रोविजन इसका ये आ गया। इस तरह से अपन क्या करते हैं प्रोविजनिंग निकाल लेते हैं, प्रोविजन रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। तो ये चेक करना आप एग्जाम में सबसे पहले कि एनपीए है या नहीं, एनपीए हुए हुए इसको 12 मंथ्स 18 मंथ्स हुए या नहीं, डिपेंड करेगा मिडिल लेयर एनबीएससी। बाकी आपको आराम से आइडेंटिफाई हो जाएगी ये चीज़, अगर आप एक बार इस फॉर्मेट को पढ़ लोगे, इस चीज़ को समझ लोगे, लिख कर याद कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, आपका आराम से हो जाएगा ये चीज़ क्लासीफाई करना। और अपन ने इंटर के टाइम पे भी ये चीज़ कर रखी है। हाँ, फाइनल के पे थोड़ा एक ग्लाइड पाथ वगैरह का और थोड़ा सा फ्लेवर आता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। एक तो टेबल ग्लाइड पाथ की वो थोड़ी सी डरावनी लगती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार पढ़ लो लिख लो मुझे याद हो जाएगी आपको। बेसिकली अब तो 90 डेज वाले क्राइटेरिया अपने को फुलफिल करना है, अब तो लेटेस्ट वाला वही चल रहा है 31 मार्च 2026 वाली, ठीक है। तो उस तरह से आप एक बार उस टेबल को ही पढ़ोगे तो आपको आराम से ध्यान में आ जाएंगी चीज़ें। टियर 1 टियर 2 कैपिटल की कैलकुलेशन देख करके जाना, एनबीएफसी में भी, बैंक ऑडिट में भी, ठीक है। बाकी ये सारे हमारे प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस थे ऑडिट के वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर करा दिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, पीडीएफ भी पसंद आई होगी और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।